हाय गाइस, यह वीडियो टेलविंड सीरीज का क्रैश कोर्स है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ टेलविंड सीएसएस, सीडीएन के द्वारा कैसे आप टेलविंड को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, पोस्ट सीएसएस के बिना कैसे आप यूज़ करेंगे अपने टेलविंड को अपने प्रोजेक्ट में, पोस्ट सीएसएस प्लगइन के साथ कैसे आप यूज़ करेंगे टेलविंड को अपने प्रोजेक्ट में, टाइपोग्राफी किस किस तरीके से हमें मिलता है, इसमें कलर्स क्या क्या मिलता है, बैकग्राउंड्स, स्पेसिंग, बॉर्डर्स, इफेक्ट्स, हावर एंड फोकस, ब्रेक पॉइंट्स और पर्ज करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये टेलविंड का एक क्रैश कोर्स है बिगिनर्स के लिए। अगर आपको टेलविंड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आपने पहली बार नाम सुना है, आप अगर टेलविंड के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट है tailwindcss.com। ये टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल साइट आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। टेलविंड सीएसएस क्या है? टेलविंड सीएसएस एक यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है जिसमें ये सारी क्लासेस हमें बनी बनाई मिलती है, बस इनका हमें इस्तेमाल करना होता है। यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है ये एक, मतलब टेलविंड सीएसएस क्या है? एक सीएसएस फ्रेमवर्क है। अगर आप में से कुछ लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो बूटस्ट्रैप जिस तरीके से एक सीएसएस फ्रेमवर्क है, बिल्कुल वैसा ही टेलविंड सीएसएस भी एक फ्रेमवर्क है, बट दोनों में काफ़ी अंतर है। काफ़ी अंतर है यह कि टेलविंड फुल्ली कस्टमाइजेबल है, यानी कि इसमें हर एक चीज़ कस्टमाइज़ किया जा सकता है। बूटस्ट्रैप में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए छोड़ दिया गया है। और बूटस्ट्रैप में क्या लगता है कि बूटस्ट्रैप में आपको लिमिटेड चीज़ें हैं, आपको कुछ कलर्स दे दी गई हैं, आपको उन्हीं कलर्स में से चूज़ करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि आप मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करके वेबसाइट बनाते हैं तो लगता है कि सेम तरह का कलर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, बस वही बीजी, डार्क बीजी, प्राइमरी बीजी, सक्सेस और बीजी, डेंजर से हमें लाल और हरा दिखाई देता है। बट यहाँ पर टेलविंड सीएसएस में आपको बहुत सारी कलर्स मिलती हैं, प्लस आप खुद का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप टेलविंड सीएसएस में कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और बहुत सारी कंपनी इसको यूज़ करने लगी हैं। अगर आप इसको सीखेंगे तो आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन होगा कंपनी पर। सो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड सीएसएस को यूज़ करने का। पहला तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि है सीडीएन लिंक का यूज़ करके आप टेलविंड कैसे अपने प्रोजेक्ट में लेकर आते हैं। उसके लिए हमें जाना है डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। यहाँ पर आप नीचे मैं डॉक को फॉलो करते हुए आपको बताऊंगा जिससे कि आप इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करने के आदी हो सकें। क्यों? क्योंकि ये एक सीएसएस फ्रेमवर्क है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। तो अगर आप मुझ पर डिपेंड रहेंगे या फिर किसी और वीडियो पर या फिर किसी अदर पर्सन पर डिपेंड रहेंगे तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए खुद को कभी अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका नोट्स किसी काम का नहीं है, इसका कोड भी किसी काम का नहीं है। आपका काम आएगा सिर्फ और सिर्फ इसका डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये बदलता रहता है। सो इससे आप अप टू डेट रहिएगा। बात करते हैं सीडीएन लिंक की। तो हमें क्या करना है, हमें सीडीएन लिंक चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको पहला तरीका यहाँ पर दिया गया है कि इंस्टॉलिंग टेलविंड सीएसएस एज अ पोस्ट सीएसएस प्लगइन, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा बट अभी नहीं, उससे पहले दूसरा तरीका आपको यहीं पर कहीं मिल जाएगा। देखिए दूसरा तरीका ये है टेलविंड विदाउट पोस्ट सीएसएस, बट ये भी हमें नहीं देखना, हमें देखना है तीसरा तरीका जो कि सबसे ईजी है, वह है यूजिंग टेलविंड वाया सीडीएन। देखिए जब सीडीएन का यूज़ करके टेलविंड को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, यानी कि आप कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे टेलविंड के डिफ़ॉल्ट थीम को, आप डायरेक्टिव्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप इस तरह की वेरिएंट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप ट्री शेक ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है। तो अगर आप नॉर्मल सा कोई साइट बना रहे हैं, नॉर्मल सी वेबसाइट है आपकी, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रोजेक्ट अगर बड़ा है, आपको कस्टमाइजेशन की आवश्यकता है, तो फिर ये रिकमेंडेड तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए सीडीएन का यहाँ पर लिंक है, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग VS कोड ओपन कर लेते हैं या फिर कोई भी एडिटर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अपने फोल्डर में क्लिक करते हैं, सी ड्राइव में जाता हूँ मैं और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ टेलविंड सीएसएस के नाम से। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, वैसे टेलविंड सीएसएस ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर बनेगा और इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जहाँ पर, क्योंकि हमें मल्टीपल तरीका देखना है इंस्टॉलेशन का, तो एक फ़ोल्डर बना देते हैं। इसमें मैं आपको पहला तरीका दिखाता हूँ। तो GS1 लिखा मैंने और यहाँ पर आपको एक फ़ाइल क्रिएट करना है।
index.html या फिर कोई सा भी आप फाइल का नाम रख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक हम लोग कोड लिखते हैं ये वाला, और आपको जो आपने अभी कॉपी किया था CDN आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे जो भी टेलविन CSS के CSS प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब लिखा गया। हमको एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस लिंक को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको अगर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो देखिए यहाँ पर आपको CSS की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है किसने, टेलविंड वालों ने। अब बस हमें उनको इस्तेमाल करना है अपने HTML में और हमारा सारा काम हो जाएगा। अभी हमने इस CDN को यूज़ किया। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारा टेलविंड एक्टिव है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं। मैंने ये बेसिक सा कोड लिखा जिसमें आप क्लास यूज़ करें टेलविंड का bgred50। इसे आपको 50 होकर आपको दिखेगा रेड, आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका कलर फेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पाथ, और यहाँ पर आकर ब्राउज़र में आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा टेलविंड का कलर कुछ इस तरीके से काम करता है। इतने सारे कलर हमें ऑप्शन मिलते हैं, सिर्फ एक कलर के इतने सारे प्रकार हैं। फिर आपको ग्रीन मिलेगा, येलो मिलेगा, बहुत सारी येलो मिलेगा, बहुत सारी मिलेगी। तो ये CDN की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग इसको नहीं लेते हैं, इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो फिर ये हमारा काम नहीं करेगा, बिकॉज अब टेलविंड नहीं है हमारे पास। तो ये नॉर्मल सा ऐसे हमें दिखाई देगा। ओके, हमने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया। ये हमारा जेंगो वाला काम कर रहा है, हमें इसको HTML बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको HTML फाइल बना लेता हूँ। ओके, अब मैं इस CDN को करता हूँ कमेंट। अब ये सही कमेंट हो गया। अब देखिए ये हमारा काम नहीं करेगा। देखिए अब नॉर्मल सा ये हमारा HTML हो गया विदाउट टेलविंड्स। फिर हम लोग अगर इसको फिर दोबारा से अगर एक्टिव कर देते हैं, अगर कमेंट से हटा देते हैं, फिर इसमें टेलविंड चला आएगा और फिर टेलविंड का जो CSS है वो हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये पहला तरीका था जिसमें CDN का यूज़ करके यहाँ पर इसको यूज़ किया। ये बेहद ही आसान तरीका था टेलविंड को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने का, लेकिन इससे इस तरीके से आप टेलविंड का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आपका प्रोजेक्ट स्मॉल है तो फिर ये ठीक है, लेकिन अगर पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं टेलविंड का तो फिर ये सही तरीका नहीं है। दूसरा तरीका आप देखिए जिसमें हम लोग विदाउट पोस्ट CSS टेलविंड यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, वहाँ पर पहले आकर देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं हम लोग। दूसरा जो तरीका हमारा है जो कि है यूजिंग टेलविंड विदाउट पोस्ट CSS। तो इसके लिए ये कह रहा है कि टेलविंड CSS रिक्वायर Node.js 12 और हाई है। तो Node.js आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा NPM आना चाहिए। अगर आपको NPM के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो भी काम चल जाएगा, बट मैं कहूँगा कि आप मेरा NPM का क्रैश कोर्स का वीडियो देख लीजिएगा, 1 घंटे का होगा लगभग। उससे आपको NPM के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी, कैसे आप NPM का यूज़ करके पैकेजेस इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं, पैकेज.json फाइल क्या होता है, पैकेज log.json फाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी अच्छे तरीके से। तो वह आप ज़रूर देखिएगा। हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले अभी देखने वाला तरीका, दूसरा तरीका जो कि है विदाउट पोस्ट CSS, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी Node.js की। Node.js की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको इसको डाउनलोड करना है nodejs.org से। यहाँ पर आना है, ये देखिए यहाँ पर LTS वर्जन है अभी इतना 14.15.5। इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, नेक्स्ट 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 करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं और आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, ये एक काम आपको करना है। तो ये मैं कर देता हूँ क्लोज़ और हम लोग यूज़ करेंगे NPM। अब कैसे ये पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो होगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए वह देखिए। यहाँ पर क्या, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये अगर आप पढ़ेंगे तो, बट इसको मैंने ईजी बनाने का कोशिश किया है आप लोगों के लिए। स्टेप्स आपको मैं सारे स्टेप्स ये GitHub में लिख दूंगा, आप वहाँ से 1 बाय 1 सारे कमांड्स फॉलो कर सकते हैं, आपको एकदम आसान होगा। बस आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे करना होता है। सो आते हैं अपने एडिटर में यहाँ पर और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। ये तो हमने देख लिया। अभी एक नया फोल्डर बनाते हैं GS2 के नाम से, और इसमें हमें सबसे पहले चाहिए एक package.json फाइल। तो क्या करेंगे, टर्मिनल में चलते हैं यहाँ पर और cd GS2 यानी कि इसके अंदर चलते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और सबसे पहला काम आपको करना है package.json फाइल क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप लिखिए npm init-y। इसे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ आपका package.json फाइल क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला फाइल हमारा क्रिएट हो गया। तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। देखिए ये हमारा पूरा फाइल package.json में, और ये नाम हो गया, इसका वर्जन हो गया, हमने जो भी क्रिएट किया उसका वर्जन हो गया। और हमारा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेन जो हमारा फाइल होगा वह एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा। फिर अगर आप स्क्रिप्ट कुछ बनाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना होता है, देन कीवर्ड्स आप देना होता है, आप दे सकते हैं।
ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं और या लाइसेंस लिख सकते हैं। तो आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेल आपको लिखना पड़ता है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना अभी के लिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो ये जब आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल हमारा क्रिएट हो जाएगा तो इसके बाद आपको टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप लिखेंगे npm इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस और इंटर प्रेस कीजिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा और हमारा ये टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी ही देर में। इंटरनेट होना ज़रूरी है और अगर इंटरनेट फास्ट है तो ज़्यादा जल्दी होगा। देखिए हमारा टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा डिपेंडेंसी में टेलविंड सीएसएस और उसका जो भी वर्जन होगा 2.0.3 अभी है। तो ये वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है हमारे इस प्रोजेक्ट में। ये इंस्टॉल होते ही हमें यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस जो भी रिक्वायर्ड थी वो सारी पैकेजेस आपको देखने को मिलती है। साथ में पैकेज -lock.json फाइल जो है हमारा वर्जन कंट्रोलिंग का काम करता है वह भी हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। पैकेज डिपेंडेंसी को ये मैनेज भी करता है। तो हमारा टेलविंड इसमें इंस्टॉल हो गया है इस प्रोजेक्ट में। बट सिर्फ इतना करने से हमारा काम नहीं होगा, हमें और भी सेटअप्स करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हमने दो चीज़ें की, पहले हमने पैकेज डॉट जेसन क्रिएट किया, फिर हमने टेलविंड इंस्टॉल किया। अब एक और हमें इंस्टॉल करना है पैकेज जो कि है ऑटो प्रीफिक्सर। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल ऑटो प्रीफिक्सर। ऑटो प्रीफिक्सर क्या करता है कि जो ब्राउज़र बेस्ड वेंडर्स होते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स के लिए थोड़ा सा CSS हमें अलग लिखना पड़ता है, गूगल क्रोम के लिए कुछ और लिखना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि वो सपोर्ट करे। जो CSS होता है वो सभी ब्राउज़र में सपोर्ट करे, तो वेंडर के अकॉर्डिंग हमें CSS लिखना पड़ता है, प्रीफिक्स करना पड़ता है। तो वो हमें इसमें करके मिल जाएगा, इस ऑटो प्रीफिक्सर से हमें करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और ये भी अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल हुआ है। तो 2 डिपेंडेंसी से हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। इतने से भी हमारा काम खत्म नहीं होता है, अभी आगे और भी स्टेप्स हैं। आगे आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर बनाइए। फ़ोल्डर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बट जनरली लोग पब्लिक रखते हैं, तो मैं भी यहाँ पर पब्लिक रख रहा हूँ। अब एक और फोल्डर बनाना है, पब्लिक के अलावा एक और फोल्डर का नाम रखेंगे SRC। आप इसका भी नाम कुछ और रख सकते हैं, बट जनरली यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, तो मैंने भी SRC रखा। पब्लिक फोल्डर के अंदर आप एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका मैं नाम रख रहा हूँ index.html। ये हमारा फाइल रहेगा, ये अपना एंट्री पॉइंट, यानी कि यहीं पर हम लोग HTML का कोड लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा index.html हो गया। मैं इसको HTML बना देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा index.html हो गया। ठीक, अब हमने जो SRC फोल्डर बनाया है इसके अंदर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, और यहाँ पर आपको फाइल का नाम वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं रख रहा हूँ tailwind.css। ये रखा, ये हमारा CSS टेलविंड CSS का फाइल। और यहाँ पर हमें कुछ टेलविंड का कोड कॉपी पेस्ट करना है उसकी वेबसाइट से। तो चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर, यहाँ पर, और मेरे ख्याल से ये देखिए यहाँ पर लिखा गया। तो सबको ये देखिए कॉपी किया मैंने, इतना कमेंट को छोड़ देना है, इतना कॉपी किया और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दीजिए। और ये कस्टम CSS आप यहाँ पर लिखेंगे, वह एग्जांपल के तौर पर यहाँ बताया जा रहा है, बट यहाँ पर मुझे भी चाहिए नहीं। मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ, मतलब कमेंट करके बता देता हूँ, राइट कस्टम CSS या। तो कस्टम CSS आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ये डायरेक्टिव्स जो है इंस्टॉल किए, इसी से हमारा अब जनरेट होगा एक्चुअल CSS फाइल। बट उसके लिए हम लोग ऐसे तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर npm से रन कर सकते हैं, बट मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ ताकि हमें बार बार उतना लंबा लिखना ना पड़े। तो मैं यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल में आता हूँ और यहाँ जो स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे को आप यहाँ से गायब कर दीजिए। और कॉट्स के अंदर में पहले लिखें बिल्ड लिखने के बाद फिर कॉट, और यहाँ पर आपको लिखना है टेलविंड CSS बिल्ड। और जो हमारा अभी जो हमने कॉपी पेस्ट किया ये वाला, इस फाइल का लोकेशन आपको लिखना है। तो SRC फोल्डर के अंदर tailwind.css ये वाला फाइल है, देन -o लिखना है, यानी कि इसको आउटपुट करना है कहाँ पर, जो हमारा पब्लिक फोल्डर है वहाँ पर। और फाइल का नाम क्या रखेंगे, फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ tailwind.css। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते थे। बेसिकली ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, जब रन होगा तब ये क्या करेगा कि ये टेलविंड इसको बिल्ड करेगा और कहेगा कि ये जो SRC फोल्डर के अंदर tailwind.css है इसको पूरे को कंपाइल करो। एक तरीके से कंपाइल हम लोग कह सकते हैं कि इसको पूरे को कंपाइल करो, पार्स करो, प्रोसेस करो और इसको आउटपुट कर दो पब्लिक फोल्डर के अंदर tailwind.css फाइल में। तो
ये जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस से पूरा हमारा CSS का कोड जनरेट होगा और वह CSS का कोड हमारा पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फाइल जनरेट होगा tailwind.css नाम से, और उस फाइल के अंदर में सारा CSS हमें देखने को मिलेगा और वही एक्चुअल कोड होगा tailwind CSS का, जिसका हम लोग यूज़ करना है, जिसका हमें यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो ये हमने इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जो कि आपको लिखना है। ये पूरा आपको मिल जाएगा गिटहब में, वहाँ मैं आपको दे दूँगा, ये पूरा वहाँ से देख कर आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको रन करना है इस स्क्रिप्ट को। इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे npm run build। ये जो हमने बिल्ड लिखा हुआ है ये हमने यहाँ पर लिख दिया npm run build। इसको मैंने इंटर प्रेस किया। अभी देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर कोई भी tailwind.css फाइल नहीं है, बट ये रन होने के बाद हमारा एक उसमें फाइल हमारा क्रिएट होगा। देखिए tailwind इस पब्लिक फोल्डर के अंदर एक tailwind.css नाम का फाइल हमारा क्रिएट हुआ और इस फाइल के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक्चुअल CSS का कोड देखने को मिलेगा। ये tailwind के द्वारा लिखा गया ये सारा का सारा कोड, हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ और आपको इसमें कोई कस्टम CSS भी लिखना भी नहीं है। इस फाइल को टच ही नहीं करना, मॉडिफाई आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये काम कर लिया हमने। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वाला हुआ ये कि src फोल्डर के अंदर जो हमारा tailwind.css था ये हमारा प्रोसेस हुआ और ये हमारा क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ। और इस फाइल का साइज़ अभी है 3.74। इसको कैसे कम करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा फाइल तो हम लोग CSS का अपने सर्वर में डालेंगे नहीं, वरना हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे बस हमारा सारा काम हो गया। सारा काम मीन्स एक और काम बाकी है। ये फाइल एज इट इज़ यहाँ पर बना हुआ रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा CSS फाइल बना ये जिसमें कि हमारा एक्चुअल CSS है, इसको आपको लिंक करना पड़ेगा अपने HTML में यहाँ पर, जैसे नॉर्मली आप CSS को लिंक करते हैं वैसे ही। तो लिंक लिखिए और फाइल का नाम हमने रखा है tailwind.css। तो आप ऐसे लिख दीजिए बस, और आपको कुछ भी नहीं करना। आपके इस प्रोजेक्ट में tailwind CSS आ गया है, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। मैं बाकी सारी चीज़ें क्लोज़ कर देता हूँ और जो हमने इसको टेस्ट करने के लिए कोड लिखा था पहले वाला, वही मैं यहाँ पर चिपका कर आपको दिखाता हूँ कि tailwind हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं और इस वाले इंडेक्स को रन करते हैं वेब पेज में। अगर ये हमें कलर वगैरह दिखाएगा तो समझिए कि हमारा काम कर रहा है, वरना हो गया गलती कि हमें कलर वगैरह दिख रहा है तो हमारा ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब आप अपना प्रोजेक्ट इसमें जो भी कोड लिखना वो लिख सकते हैं और tailwind CSS का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था, सिंपल नहीं है लेकिन थोड़ा सा सिंपल लगेगा। अब एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो सिंपल ही हो जाता है, बट शुरू में जो लोग पहली बार कमांड लाइन से काम कर रहे हैं सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये तरीका था हमारा, ये हमारा दूसरा तरीका था। एक और तरीका हमारे पास अभी बचा हुआ है, बट उससे पहले विदाउट पोस्ट CSS ये वाला जो तरीका था, ये तरीका आपको तब अपनाना है जब आपका प्रोजेक्ट छोटा हो, आप किसी भी तरह का कोई फ्रेमवर्क यूज़ ना कर रहे हो, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, लारावेल, इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट आप इस तरीके की कोई फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, छोटा सा आपका प्रोजेक्ट है, तो फिर आप ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो आप विथ पोस्ट CSS का इस्तेमाल करेंगे। वह दिखाऊं मैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पर्ज कैसे करेंगे। यानी कि ये जो हमारा फाइल साइज़ इतना हो गया है 3.74 MB, इसको कम कैसे करना है। कम करना है से कहने का मतलब ये है कि हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है सिर्फ इतनी क्लासेस, तो और इस फाइल में आप देखेंगे इस फाइल में सैकड़ों क्लासेस हैं। तो इतनी सारी क्लासेस का हम लोग करेंगे क्या, इतनी सारे CSS का हम लोग करेंगे क्या, हमारे प्रोजेक्ट में तो बस इतना ही काम है। तो पर्ज करके हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो अनयूज्ड CSS है हमारे प्रोजेक्ट में उसको हम लोग हटा देते हैं और जो सिर्फ हमने यूज़ की हुई हैं उसी को हम लोग रखते हैं। तो हमारा काम भी हो जाता है और हमारा फाइल साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो कैसे करेंगे वह देखिए, यानी कि इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन रेडी कैसे करेंगे। यानी कि प्रोडक्शन रेडी मीन्स बस अभी आपको ये लास्ट स्टेप है, आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है, आप ये वाला काम कीजिए, आपका फाइल साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर आप इसको सर्वर में डाल सकते हैं। तो वही हम लोग देखने वाले हैं। सो कैसे करेंगे देखिए, पहले आपको इंस्टॉल करना है इसमें एक पैकेज जिसका नाम है npm install node-env। तो node-env हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा हम लोग समय देते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो गया। आप पैकेज रोटेशन में जाकर देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए node-env 0.4 हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो ये एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना है इसमें।
इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आइए, ये जो हमने बिल्ड स्क्रिप्ट लिखा ठीक है, इसके नीचे यहाँ कॉमा दीजिए और एक नया लिखिए। इसमें हम लोग prod या फिर आप प्रोडक्शन या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। फिर यहाँ आपको क्वाट्स के अंदर में लिखना है node_env इक्वल प्रोडक्शन npx के बाद ये जो हमने पूरा लिखा हुआ है npx टेलविंड, में लिख ही देता हूँ टेलविंड css बिल्ड, और ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पूरा कॉपी कर लीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। बिल्ड में हमने डी छोड़ दिया, तो हमने लिखा node_env इक्वल प्रोडक्शन npx टेलविंड css बिल्ड, और ये जो था पूरा हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो ये आपको एज इट इज़ ऐसे लिखना है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब जब भी आपका पूरा प्रोजेक्ट का काम हो जाए, यानी कि आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको एक चीज़ और करना है, आपको टेलविंड को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो टेलविंड को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोगों को कॉन्फ़िगर फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करते हैं कॉन्फ़िगर फाइल क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है npx और टेलविंड css init। इससे हमारा टेलविंड का कॉन्फ़िगर फाइल जनरेट होगा। देखिए ये वाला tailwind.config.json.js फाइल हमारा ये वाला क्रिएट हुआ। यहाँ पर पर्ज का हमें ऑप्शन मिलता है, बस हमें यही चाहिए था। देखिए ये जो कॉन्फ़िगर फाइल, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वेरिएंट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्लगइन्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट उतना मैं आपको भी दिखाने वाला नहीं हूँ, इतना हम लोग देखेंगे नहीं। बस मैं आपको पर्ज यहाँ पर एक दिखा देता हूँ जो हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। तो हमने जो प्रोडक्शन रेडी करने के लिए यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ था, ये वाला, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि ये कर लिया आपने। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है कि किस किस फाइल को देखा जाए CSS के लिए, यानी कि कहाँ कहाँ मैं जाऊँ और ढूंढ कर निकालूँ क्लासेस को जो आपने यूज़ की हुई है, वो आपको बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ क्वाड्स के अंदर में, या आप पब्लिक फोल्डर के अंदर जाइए और रिकर्सिवली आप जितने भी HTML के फाइल्स हैं, .html के जितने भी फाइल हैं, उन सब में जाइए और जितने भी क्लासेस होंगी वो सारा इसमें हमें उस जो भी सारा क्लासेस होगा वो हमें एक जगह पर दे देगा, यानी कि इस CSS क्लास में दे देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, इस फाइल में दे देगा। तो ये बेसिकली आपको लिखना होता है। अगर आपका JS का फाइल भी आपको पर्च करना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद आपको ये स्क्रिप्ट रन करवाना है, ये जो प्रोडक्ट का स्क्रिप्ट था वह। और यहाँ से यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका लोकेशन होगा वह आपको यहाँ मेंशन करना है, ना कि इसी को सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना। अगर मेरा ये जो index.html ये कहीं और होता, या फिर अब मैं अगर यहाँ पर रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इन केस मैं विदाउट पोस्टफिक्स में भी रिएक्ट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो रिएक्ट में यहाँ भी आप लिखते हैं क्लासेस CSS की, वह लोकेशन आपको यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो वह आप ध्यान में रखिएगा, एज इट इज़ छाप नहीं देना। तो ये हो गया प्रोसेस। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये वाला स्क्रिप्ट रन करवाएंगे। इसको रन करने के लिए npm और रन prod। उससे पहले मैं ये फाइल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र में। देखिए ये हमारा अभी इसका जो साइज़ है वो 3 MB, लगभग 3.87 कुछ है, 74 है। देखिए अभी देखिए इसका फाइल साइज़ कैसे कम होता है। हमने ये प्रोड रन किया और सब कुछ बढ़िया रहा, तो हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। देखिए अभी यहीं से आपको दिखने को मिल जाएगा जो हमारा साइज़ है फाइल का, वह 11 KB का हो गया है। सोचिए, मैं आपको ब्राउज़र में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी ये 3 MB दिख रहा था, बट अब ये 12 KB यहाँ पर अगर देखेंगे डिटेल में तो यहाँ पर आपको 11 KB देखने को मिलेगा, 11 पॉइंट समथिंग है। तो ये कम हो गया हमारा। ये कम हुआ इसी वजह से बिकॉज अब इसने क्या किया कि जो जो CSS क्लासेस यूज़ हुई हैं केवल वही यहाँ पर है, बाकी का अनाप शनाप यहाँ से हटा दिया गया, तो इसका फाइल साइज़ कम हो गया। तो जो भी आपने यूज़ किया वही यहाँ पर है और बाकी सब कुछ हटा दिया गया। तो ये अब हमारा प्रोडक्शन रेडी है। अब इसको बस आप लेकर जाइए सर्वर में, डिप्लॉय कीजिए और आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन। ओके जी, तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस कि कैसे आप टेलविंड अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे विदाउट पोस्ट CSS, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि आपको अगर साइज़, ये जो फाइल साइज़ इसको कम करना है, पर्च करना पड़ेगा प्रोडक्शन रेडी के लिए, तो ये कैसे करना है। अगर आपको कॉन्फ़िग करना है अपने टेलविंड को तो कैसे करना है, उसके लिए भी हमने ये फाइल जनरेट करना और कॉन्फ़िग करना सीखा। ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब देखिए एक और तरीका विथ पोस्ट CSS, उसके लिए एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं।
GS3, बस यही इंस्टॉलेशन में ही इसका जो लफड़ा हुआ है, बाकी इसके बाद इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। ओके, तो घबराना नहीं है और संयम बनाकर बस देखिए, क्योंकि ये यूज़ हो रहा है और आगे भविष्य में बहुत फेमस होने वाला है ये। अगर अभी नहीं सीखेंगे तो फिर अब पीछे रह जाएंगे। विदाउट पोस्ट CSS और विथ पोस्ट CSS में काफ़ी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में लेकर चलता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए हम लोग अब सबसे ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया हुआ। देखिए इंस्टॉलिंग टेलविंड CSS एज अ पोस्ट CSS प्लगइन, तो ये हम लोग देखने वाले। ये कहता है कि अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर वैसे इन लोगों ने बताया कि आप अगर व्यू यूज़ करेंगे तो किस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है, लारावेल यूज़ करेंगे तो कैसे करना है, और अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो उस केस में आप इसका यूज़ कीजिए। यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन दिस इज़ दिस, और आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर पाएंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको Node.js चाहिए होगा, 12 या 12 से ऊपर का वर्जन। और फॉर मोस्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट वी रिकमेंडिंग इंस्टॉलिंग टेलविंड एज अ पोस्ट CSS प्लगइन। तो ये लोग कहते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए आप इसी का यूज़ कीजिए और यही हम लोग करेंगे यूज़। ओके, तो इसको देखते हैं कि कैसे ये पूरा काम होता है। आपको इसमें देखेंगे तो हम लोग गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ जो कि ज़्यादा इजी है, और इसका स्टेप मैं आपको गिटहब में दे दूँगा, आप वहाँ से फॉलो कीजिएगा। इसी को सीख कर ही मैंने बनाया है, बट थोड़ा सा ईजी करके। ओके, तो ये तरीका हम लोग देखना, तीसरा तरीका, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अभी हमें यहाँ आना है, हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर रहना है, और सबसे पहले जेसन फाइल क्रिएट कीजिए, package.json। कैसे क्रिएट करना है हमने पिछली बार देखा होता है, npm init और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ और -y, और हमारा ये package.json फाइल क्रिएट हो गया, ताकि हम लोग अपने डिपेंडेंसीज को यहाँ पर मैनेज कर सकें। ओके, उसके बाद क्लियर करते हैं। क्लियर किया मैंने। उसके बाद आपको टेलविंड इसमें इंस्टॉल करना है, तो npm इंस्टॉल टेलविंड CSS, और हमारा टेलविंड इसमें इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए डिपेंडेंसीज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेलविंड और इसका वर्जन। देखिए टेलविंड हमारा इंस्टॉल हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला आपको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी मिल जाता है और लॉक फाइल भी मिल जाता है। इसके बाद हमें ऑटो प्री फिक्सर इंस्टॉल करना है, तो npm इंस्टॉल ऑटो प्री फिक्सर, और इसको रन होने देते हैं, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। और ये हमारा हो गया। देखिए ये दो चीज़ हमने इंस्टॉल कर ली। इसके अलावा हमें एक और चीज़ यहाँ इंस्टॉल करना है, जो कि है पोस्ट CSS CLI। उसके लिए आप npm लिखिए इंस्टॉल पोस्ट CSS -CLI और इंटर प्रेस कीजिए, और हम लोग पोस्ट CSS CLI हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी ही देर में। चलिए ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी बस कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी आपको, यानी कि पहले वाला जो तरीका था इससे पहले वाला वह, और इसमें काफ़ी सारी आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। अब हमें टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए, और हमें चाहिए पोस्ट CSS का भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये दो फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी अगर हम लोग रन करेंगे कमांड npx टेलविंड CSS init और -p इंटर प्रेस करते हैं। इससे दो फाइल हमारी जनरेट होगी। पहला फाइल का नाम है tailwind.config.js और दूसरा है post css config.js। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। अगर पोस्ट CSS कॉन्फ़िग करना है तो आप इस फाइल को, टेलविंड को कॉन्फ़िग करना है तो इस फाइल को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी दो फाइल्स आ गई हैं हमारे पास। ओके जी, तो ये हमारा काम हो गया। अभी जो सिमिलर काम करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, यानी कि पब्लिक फोल्डर बनाना है, SRC फोल्डर बनाना है, वही काम। तो यहाँ पर आइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर, पब्लिक, और फिर एक और फोल्डर हमें चाहिए SRC का, तो राइट क्लिक SRC, पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे index.html। ये हमारा HTML का फाइल है, ये हमारा बेसिक HTML मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो SRC का फोल्डर, इसके अंदर हमें एक फ़ाइल बनाना है, न्यू फाइल, इसमें लिखना है tailwind.css, ये लिखा। अब इसके बाद हमें जो इसका जो टेलविंड का जो कोड है वह हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाइए और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा वह कोड। देखिए ये वाला जो कोड है, ये कोड आप कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। आप कस्टम CSS लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो वह लिखा जा सकता है।
इतना करने के बाद आपको बिल्ड स्क्रिप्ट तैयार करना है, जो कि हमें पैकेज ऑप्टिमाइजेशन में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें बिल्ड स्क्रिप्ट तैयार करना है। यहाँ पर आपको लिखना है बिल्ड, और यहाँ पर आपको लिखना है, इस बार हम लोग पोस्ट CSS यूज़ करेंगे, तो पोस्ट CSS, और फिर SRC के अंदर है टेलविंड CSS, टेलविंड डॉट CSS। इस चीज़ को प्रोसेस करके आउटपुट करना है कहाँ पर, पब्लिक के अंदर में टेलविंड डॉट CSS। ये फाइल नहीं है तो जनरेट कर देगा, और होगा तो उसी के अंदर राइट कर देगा आउटपुट को। ये हमने सेव कर दिया। अब हमें बस इस स्क्रिप्ट को रन करवाना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये जो कोड है ये हमारा प्रोसेस होगा, और पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फाइल जनरेट होगा जिसमें हमारा एक्चुअल CSS का कोड होगा टेलविंड का। तो चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। npm रन बिल्ड, और मैंने एंटर प्रेस किया, और ये हमारा हो रहा है पोस्ट CSS यूज़ करके। चलिए हमारा ये जो फाइल है CSS का ये जनरेट हो गया, आप देख सकते हैं ये पूरा। इसका जो फाइल साइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिवेल करते हैं, देखिए ये GS3 था, इसके अंदर में हमारा है पब्लिक के अंदर में ये अभी ये 3.7 कर MB कुछ है लगभग। तो उसको भी हम लोग कम जैसे करते थे उसमें, वैसे ही इसमें भी कम कर सकते हैं पर्ज करके, बट वो भी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में अभी थोड़ी देर में। बट ये हमारा तैयार हो गया। अभी बस आपका ये पूरा कंप्लीट है, आपको बस लिंक करना है। यहाँ पर देखिए ये डिपेंडेंसी आपको दिखाई दे रही होंगी सारी की सारी, और वो बस इसको लिंक करेंगे। यहाँ पर आना है और लिंक, और यहाँ पर टेल विंड डॉट CSS इसको सेव कीजिए, और पुराने वाले प्रोजेक्ट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको टेस्ट कर सकें कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं टेलविंड इसमें। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस वाले में आकर यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इसको सेव कीजिए और इसको रन कर दें। इसको कॉपी पाथ, देन यहाँ आना है और पेस्ट। तो ये काम कर रहा है। तो ये था तरीका टेलविंड को इंस्टॉल करने का और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने का। अब इसके अलावा अगर आपको टेलविंड को कॉन्फ़िग करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फाइल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आपको पर्ज करना है, यानी कि आपको इसको इस पूरे प्रोजेक्ट को मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट है GS3, अब इसे मुझे प्रोडक्शन के लिए लेकर जाना है सर्वर में, तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए वही जो हमने पिछली बार किया था वही करना है। क्या करना है, हमें पहले node-env इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल, ये मैं आपको प्रोडक्शन में ले जाने के लिए क्या करना है, फाइल साइज कैसे कम होगा वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप npm इंस्टॉल win node-env ये इंस्टॉल करना है इस प्रोजेक्ट में। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, देखिए इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आप जाइए पैकेज.json फाइल में, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखना है हमें, इसको कॉमा देकर नीचे, और यहाँ पर आप लिखेंगे prod के लिए। फिर यहाँ पर आपको लिखना है node_env इक्वल प्रोडक्शन पोस्ट CSS, और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा हुआ है इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से लेकर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये स्क्रिप्ट हमें रन कर देना है जब भी हमें प्रोडक्शन के लिए इसको लेकर जाना है तब। उससे पहले हमें पर्ज करना पड़ेगा। पर्ज करने के लिए हम tailwind.config.js फाइल में यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। इंटरप्रेस कीजिए, और किसको को देखना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि हमने कहाँ पर टेलविंड CSS क्लास को यूज़ किया था। हमने बेसिकली अभी के लिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो इस फाइल का लोकेशन आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। कैसे करेंगे, कॉट्स के अंदर में पब्लिक और स्लैश रिकर्सिवली देखना है, तो 2 स्टार लगाया, फिर एक और स्टार, यानी कि कोई भी फाइल का नाम हो बस .html होना चाहिए, तो उसमें आपको देखना है। अगर जावास्क्रिप्ट हो तो वह भी आप लिख सकते हैं नीचे में, और उसको आपको पर्ज करना हो तो वह हमने लिख दिया यहाँ पर। बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया है टेलविंड CSS फाइल को, उसको मेंशन, यहाँ पर आप मल्टीपल भी कर सकते हैं कॉमा देकर। ओके, तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब हमें बस रन करना है npm रन prod, और हमारा ये फाइल साइज जो कि अभी 3 MB का है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। ये करता क्या है, ये अनयूज्ड जो CSS क्लासेस हैं उनको हटा देगा, और जो सिर्फ आपने यूज़ किए हैं उसी को रखेगा। जैसे कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ ये क्लासेस यूज़ किए हैं तो ये क्लासेस रहेंगी, बाकी जितनी भी यहाँ पर क्लासेस हैं जो कि अनयूज्ड हैं वो सारी यहाँ से रिमूव कर दी जाएंगी। ओके,
इंटरनली कुछ क्लासेस यूज़ होती हैं जो कि रहेंगी एज इट इज़, बट जो अनयूज्ड है, कम्प्लीटली अनयूज्ड है, एकदम यूजलेस हो चुका है, वो हटा दिया जाता है। चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये आपको लिखना है npm रन प्रोड और इंटर प्रेस कीजिए, और ये थोड़ा सा समय लेगा और आपका ये फाइल रिड्यूस हो जाएगा। देखिए यहीं पर हमें ये हो जाएगा, होपफुली ये हो गया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका फाइल साइज यहाँ से रिवील करके। तो देखिए ये पहले 3 MB का था, अब ये सिर्फ 12 KB का है। तो ये काम आपको करना है। अब ये प्रोडक्शन के लिए रेडी है, आप इसको सर्वर में ले जाकर होस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आपका पेज भी जल्दी जल्दी लोड होगा, फास्ट लोड होगा, और टेलविंड का पूरा फ़ायदा भी आप उठा पाएंगे। सो ध्यान ये रखना है। अभी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप प्रोडक्शन रन कर देते हैं, उसके बाद अगर आप कोई क्लासेस यहाँ यूज़ करेंगे तो वह क्लास काम नहीं करेगा, क्योंकि वह क्लास रिमूव हो चुका हुआ होगा। वह क्लास तो इसमें है ही नहीं, फिर वह यूज़ कैसे होगा, यहाँ पर नहीं होगा। उसके लिए वापस से आप बिल्ड कीजिए, यानी कि ये वाला स्क्रिप्ट रन कीजिए, जिससे क्या होगा, इस वाले SRC वाले से फिर से आपका सारा क्लास इसमें चला आएगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोड है, ये आपको एकदम लास्ट में, जब आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए तभी आपको ये स्क्रिप्ट रन करवाना है, पहले नहीं करना। कभी गलती से हो जाए ये वाला स्क्रिप्ट रन, तो फिर वापस से आप बिल्ड कर लीजिए, ताकि आपको वापस से टेलविंड के सारे क्लासेस मिल जाएँ अपने इस tailwind.css फाइल में, जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर में है। ओके, तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज़, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं क्लासेस आप। अभी इंस्टॉलेशन का काम ख़त्म, तीनों तरीका हमने देख लिया, और कौन सा तरीका कब अपनाना है ये भी हमने देख लिया। अब बारी है क्लासेस को यूज़ करने की। अब मेन काम शुरू होता है। मेन काम तो खैर इंस्टॉलेशन ही था हमारा, इसमें वही उसी इंस्टॉलेशन में ही इसमें लफड़ा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो GS3 है इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ GS4 में, और उसमें आपको सारे एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं यहाँ फ़िलहाल के लिए अभी, तो मैं वैसा करके देता हूँ आपको। देखिए GS3 को ही मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया है पूरा का पूरा। अभी चलिए हम लोग इसमें ये जो हमारा टेलविंड है इसका यूज़ करना सीखते हैं। ये इंस्टॉलेशन का पार्ट यहाँ से ख़त्म। इसको पहले मैं HTML कर देता हूँ। ये हमारा पार्ट ख़त्म। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलविंड का एक एक्सटेंशन है जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप ऑटो कंप्लीट फीचर यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको VS कोड में, यहाँ पर एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पर लिखना है आपको टेलविंड और आई थिंक ये वाला आपको देखिए ब्रेड कॉम्स ने इसको डेवलप किया है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको ऑटो कंप्लीट का फीचर मिल सके। और आप चाहें तो आई थिंक यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, M8 को कॉन्फ़िग करने का दिया गया होगा कि कहीं ना कहीं तो होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं होगा तो भी मेरे ख्याल से ये काम चलेगा। देख लेते हैं ज़रा कुछ है क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन का। CSS वैलिडेट फॉल्स कर सकते हैं आप, बट ये करना नहीं हमें। और आई थिंक ये चाहे तो आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है आप चाहें तो, बट आई थिंक इससे काम हमारा हो जाना चाहिए। मैंने ये सारी कुछ की हुई नहीं है और काम कर रहा है। एक प्रॉब्लम आपको क्या होगी मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि आपको इसमें एरर मिलेगा। ये जो हमारा SRC फोल्डर के अंदर टेलविंड और CSS इसमें अंडरलाइन आएगा आपका, उसको आप कैसे दूर करेंगे? उसको दूर करने के लिए एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, पोस्ट CSS सपोर्ट लैंग्वेज सपोर्ट। ये जो है देखिए मैं आपको ये डिसेबल करके दिखा दूँ। मैंने डिसेबल किया। अब मैं यहाँ तो देखिए इस तरीके से आपको एरर मिलेगा। ये जो अननोन रूल है ये आपको एरर मिलेगा इस वाले में। जहाँ भी आप इस तरीके का 8 सिंबल लिखकर लिखा हुआ रहेगा वहाँ मिल जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए आप सिंपली ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको इनेबल कर लीजिएगा, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये ईजी फिक्स है, क्विक फिक्स है, वरना हम लोग दूसरा तरीका भी अपना सकते थे, बट ये ज़्यादा बेटर मुझे लगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग अपना काम करते हैं शुरू। ये पूरा बॉडी मैं यहाँ से यहाँ तक का UL हटा देता हूँ और इसको कॉपी करके एक बार ब्राउज़र में देख लेते हैं क्लियर दिखता है या नहीं। कॉपी किया और वेब पेज ब्राउज़र में यहाँ पर पेश कर देते हैं। चलिए वाइट हमें दिख रहा है। पहले टाइपोग्राफी देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ओके, और यहाँ पर देखिए हमारा नीचे यह टाइपोग्राफी का सेक्शन। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली पहले हमें देखने को मिलता है कि
इन्होंने कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ रखी हुई हैं, ये वाली। आप ये वाला क्लास यूज़ कीजिए आपको ये फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएगा। आप ये वाला क्लास यूज़ कीजिए आपको ये फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएगा। आप ये वाला क्लास यूज़ कीजिए आपको ये फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पर, और सबका एग्जांपल भी दिखा दिया गया है कि आप इस तरीके से यूज़ करेंगे आपको इस तरीके का फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई होकर दिखेगा। अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर मोनो के लिए भी दिखाया गया है। फिर रिस्पॉन्सिव के बारे में बाद में बात करेंगे, कस्टमाइजिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें बस थोड़ा सा बेसिक ही देखना है। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली मैंने लिखा और एक पी बनाते हैं, और पी में लिख देता हूँ दिस इज़ फ़ॉन्ट सैंस, ये लिखा मैंने। और यहाँ पर क्लास आपको देना है। अभी आप देखेंगे इसको, ये नॉर्मल दिखेगा, नॉर्मल सा आपको दिखेगा। इसको मैं रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको इस तरीके से दिखाई। मैं इसको जूम कर दूँ आपके लिए, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बट इसमें आप फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस आपको क्लास लिखना है और डॉक्यूमेंटेशन में जो नाम मैंने दिखाया था वही आपको लिखना है, फ़ॉन्ट, और ये लिखना है। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो थोड़ा सा आपको चेंज होकर दिखेगा। अभी दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से एक और है, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा सेरिफ। और मैंने इसको यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, सेरिफ लिख देता हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए थोड़ा सा ये हमारा चेंज होकर दिखाई देता है। फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट फैमिली जो है वह थोड़ा सा चेंज होकर दिखा है। उसी तरीके से हमारा एक और है मोनो। तो ये सब आप देख लीजिएगा, मैं बस लिख कर छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर तरीका बस यही है कि क्लास यूज़ करना है और कुछ नहीं। ओके, तो ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली का 3 हमें मिलता है। हमने 3 यूज़ किया। आप चाहें तो इस तरीके का क्लासेस अपना खुद का भी बना सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट वह मैं आपको अभी इस कोर्स में नहीं बताऊंगा। आप अगर मुझे कहेंगे डिटेल में इसका वीडियो बनाने के लिए तो मैं अवश्य आपको बना कर दे दूँगा। ये हमने कमेंट कर दिया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली के बाद हम लोग देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं वह देखने वाले हैं। ये भी आपको मिल जाएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। मैं आपको दिखाता हूँ पहले ऑफिशियल डॉक में। यहाँ पर आइए और देखिए फ़ॉन्ट साइज़ दूसरा ऑप्शन है। इसमें आपको ये टेक्स्ट XS लिखेंगे तो आपको फ़ॉन्ट साइज़ इतना रिम होकर और लाइन हाइट इतना होकर मिलेगा। आप अगर टेक्स्ट SM लिखेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ इतना, लाइन हाइट इतना होकर मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी सारी क्लासेस हैं, किसी भी क्लास का यूज़ कीजिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर डिफाइन किया गया वह उतना बड़ा साइज़ आपको फ़ॉन्ट का होकर देखने को मिलेगा। कैसे यूज़ करना है वह भी यहाँ पर बताया गया है। नीचे सबसे जूम आउट करता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि कैसे आप यूज़ करेंगे क्लास में, और बस क्लास को मेंशन करना है और ये फ़ॉन्ट आपको उस साइज़ का होकर दिखेगा। यहाँ पर क्लास दे दिया गया है, फिर आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मगर फिर भी मैं आपको एक तो करके दिखा देता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से इसको दिमाग में कैप्चर करके रख सकें। तो एक पी बनाते हैं और इसमें लिखते हैं दिस इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल फॉन्ट साइज़। तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए उसमें था XS, वह लिखेंगे तो क्लास इक्वल टेक्स्ट डैश XS, ये लिखा, सेव किया। अभी देखिए मैं पहले क्लास हटा देता हूँ फिर इसमें लगाएंगे ताकि हमें समझ में आएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी ये मैं इसको जूम से हटाता हूँ, ये 100% कर देता हूँ। आप लोग HD में देखिएगा ज़्यादा बेहतर होगा। अभी ये इतना बड़ा है। अब इसमें क्लास लगाते हैं ये वाला XS का और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी हम लोग इसमें से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सारे के सारे क्लासेस यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए हमने टेक्स्ट SM के लिए लिखा, मैंने स्मॉल फॉन्ट साइज़ का लिख दिया, फिर बेस है, फिर LG है, फिर XL है, फिर 2XL है, फिर 9XL है। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए हमें एक एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर बेस फॉन्ट साइज़, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर 2XL, फिर ये 9XL। 2XL और 9XL के बीच में भी और भी साइज़ हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तब भी। तो यहाँ पर ये मैं कितना बड़ा कर दूँ, देखिए 3XL है, फिर 4XL है, 5XL है, 6XL, 7, 8 और 9 तक है लास्ट। आप इसके आगे भी इसको कस्टमाइज़ करके 10 का बना सकते हैं, 11 का बना सकते हैं, उसमें अपना फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी फीचर्स इसमें दी गई हैं टेलविन में, बट वो हम लोग कस्टमाइजेशन नहीं देखेंगे, बट बेसिक बस ध्यान रखते हैं, इसी से हमारा काम हो जाएगा।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कस्टमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो क्लासेस हमें दी गई उतना हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये हमारा फॉन्ट साइज़ हो गया। अभी हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट, और ये सारा कोड आपको मिल जाएगा गिटहब में, मैं रख दूँगा। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल देखते हैं, जैसे इटैलिक कैसे करते हैं। फॉन्ट स्टाइल के बारे में जानते हैं। तो इसमें भी हम लोग पी बनाते हैं। एक पी बनाया मैंने, इसमें लिखता हूँ दिस इज़ इटैलिक फॉन्ट स्टाइल, और इसमें हमें क्लास लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले डॉक में, ताकि आप डॉक से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप ज़्यादा समझ पाएंगे, और आपको मेरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। देखिए फॉन्ट स्टाइल, मैंने ये कुछ चीज़ें छोड़ दी हुई हैं, आप देखिएगा उसको समझ में आ जाएगा। जो ज़्यादा कॉमन है उसी का मैंने यहाँ पूरा एग्जांपल बताया। तो ये फॉन्ट स्टाइल आपको एक इटैलिक क्लास मिल जाएगा, एक नॉन इटैलिक मिल जाएगा। इटैलिक यूज़ करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, नॉन इटैलिक तो आपको नॉर्मल सा दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। सो बस इसी को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मुझे लिखना है, अभी अगर मैं इसको सेव करूँ और आपको अगर दिखाऊँ ये वाला, देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, कुछ इस तरीके से दिखाया था। मैं इसको जूम करता हूँ, अभी ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें इटैलिक क्लास लगाता है, इटैलिक ये क्लास लगाया। अभी मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओके, इस तरीके से नॉन इटैलिक है, ये हमारा नॉट इटैलिक। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है नॉट डैश। देख लेते हैं एक बार क्लास का क्या नाम है, मुझे भी परफेक्ट याद नहीं। देखिए नॉट लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई में भी ना दे रहा होगा। मैं कितना जूम करूँ, इसको जूम करने से गड़बड़ हो जाएगा, हमारा स्क्रीन छोटा है। आप लोग इस डॉक को ओपन करके देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको नॉर्मल सा दिखाई देगा। ऊपर वाला में इटैलिक है और इस वाले में नॉट इटैलिक। तो ये हो गया फॉन्ट स्टाइल। इसको भी कर देते हैं कमेंट, और आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर, जो कि है फॉन्ट वेट। मैं आपको फॉन्ट वेट यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए फॉन्ट वेट यानी कि बोल्ड कैसे करेंगे और नॉर्मल कैसे करेंगे, इस तरीके से बोल्ड कैसे बनाना है, ये सब देखिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप। ये सारी क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं। फॉन्ट थीन से फॉन्ट वेट इतना हो जाएगा, फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट से इतना हो जाएगा, फिर फॉन्ट लाइट से इतना हो जाएगा, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड से इतना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा वही है। यहाँ पर पहले कमेंट करता हूँ और लिखता हूँ फॉन्ट वेट, देन एक पी बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ थीन फॉन्ट वेट। ये लिखा मैंने, थीन फॉन्ट वेट है। अभी इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है। रिफ्रेश किया, देखिए दिस इज़ थीन फॉन्ट वेट अभी दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम लोग क्लास लगाएंगे, जो भी हमारा टेलविंड का क्लास है वो। तो क्लास इक्वल, और यहाँ पर मैंने दिया फॉन्ट डैश थीन, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमारा ये थीन हो गया। और बाकी की यहाँ और भी क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। सब आप एग्जामिन कीजिएगा कि कौन सा क्लास से क्या होता है, तो आपको और बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगी। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ क्विकली इसको लिख कर। देखिए मैंने लिखा है एक्स्ट्रा लाइट, फिर फॉन्ट लाइट, फिर नॉर्मल, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक। और देखिए इसका क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ तरीके इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जिसका भी आपको यूज़ करना है उसका क्लास लगाइएगा और वहाँ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा फॉन्ट वेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप। इसको नीचे करते हैं, कमेंट में लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। पहले डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आइए और लिस्ट स्टाइल टाइप ये वाला देखिए। इससे क्या होता है, इससे आपको बुलेट और नंबर देने का जो होता है वो आप देख सकते हैं। इसमें बुलेट दिया हुआ है, इसमें नंबर दिया हुआ है, और इसमें ये डिफ़ॉल्ट रहता है। लिस्ट नॉन आपका डिफ़ॉल्ट सेट है, नहीं भी लिखेंगे ये तो आपको बिना बुलेट किया हुआ इस तरीके से मिलेगा। इसका क्या मीनिंग है आप देख लीजिए, यहीं पर तो हमारा काम आता है, वरना इस सब में तो हमारा काम कुछ था ही नहीं। बट यहाँ पर काम है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेगी ताकि इसको समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। सो एक यूएल बनाते हैं। ये लिस्ट नॉन का एग्जांपल है, ठीक, बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप नहीं भी लिखेंगे इसमें कोई क्लास तो भी आपका ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर
कर देता हूँ 3 और एक और कर देता हूँ 4। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद और इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो ये कुछ इस तरीके से को दिखाई देता है। कोई भी बुलेट नहीं, कोई भी नंबर नहीं, कुछ भी नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप ऐसा लिखें या फिर आप इस तरीके से लिखें क्लास इक्वल लिस्ट नन, तो ये दोनों सेम माना जाएगा और ये आपको सेम इफ़ेक्ट दिखने को मिलेगा। अभी अगर हम लोग एक हमें मिलता है, दूसरा जो हमारा क्लास है इसमें वह है लिस्ट डिस्क और एक लिस्ट डेसिमल है। लिस्ट डिस्क से आपको इस तरीके से बुलेट होकर मिलता है और लिस्ट डेसिमल से आपको ये नंबर में होकर मिलता है। तो ये देख लीजिए, इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ 1 बार 2 बार, तो ये हमारा लिस्ट डिस्क बनेगा। तो मैं यहाँ पर ये और ये चेंज कर देता हूँ, ये हमारा डिस्क और ये हमारा चेंज हो जाएगा डेसिमल में। ये मैं चेंज कर देता हूँ डेसिमल। ओके, अभी हम लोग क्लासेस चेंज करेंगे। इसमें से हमें ये लिस्ट डिस्क चाहिए था, हम लोग लिस्ट डिस्क करेंगे। इसमें आएंगे थोड़ी देर में, सॉरी इसमें इस वाले में, नीचे वाले में थोड़ी देर में आते हैं। पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये नॉन था, हमने देख लिया। अभी हम लोग लिस्ट डिस्क देख रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया और हमें ये बुलेट में होकर दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर देखिए लिस्ट डिस्क में आपको बुलेट में होकर दिखाई देता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो पता चलेगा कि ये तो बुलेट में आ ही नहीं रहा। इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा बहुत समय इसमें गया, इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने में। इसमें करीब मुझे 10 मिनट लगा सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करने में कि ये बुलेट में क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली इसमें जो पैडिंग और मार्जिन है वह बहुत चिपका हुआ है, मतलब ठीक है, अपने हिसाब से ये ठीक लिखा हुआ है, बट बुलेट नहीं दिखने का रीज़न वही है कि पैडिंग आपको यहाँ पर देना पड़ेगा मैन्युअली। ये बुलेट है बट ये इधर घुस गया अंदर। उसको फिक्स करने के लिए क्विक फिक्स ये है कि आप यहाँ पर पैडिंग चिपकाइए। पैडिंग कैसे देते हैं? P5 में चारों तरफ से पैडिंग। इसको मैंने P5 दिया और सेव किया। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब आपको बुलेट होकर मिलेगा। थोड़ा सा इधर आया तो आपको बुलेट दिखने को अब मिल रहा है। अगर मैं इसमें भी अगर P5 कर देता हूँ तो ऐसा ना हो कि इसके अंदर भी बुलेट छुपा हो। रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसके अंदर कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। ओके, तो ये हमारा है। आप ध्यान में रखिएगा कि आप टेलविंड में यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप का तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका दिखिएगा नहीं बुलेट, अंदर घुसा हुआ है इसी वजह से। और सेम यही चीज़ है नंबर वाले से भी, यानी कि इस डेसिमल वाले से भी। अभी देखिए कि हमने इसको डेसिमल करना है, यहाँ क्लास डेसिमल सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो आपको नंबर में दिखाई देगा, बट ये नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें पैडिंग का इशू हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पैडिंग देते हैं P5। सिर्फ P लेफ्ट भी देंगे तो भी काम चलेगा, बट मैं चारों तरफ से दे देता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारे 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है अब। तो ये ध्यान में रखिएगा जब आप इसका यूज़ कर रहे होंगे तब। ओके, कहीं भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, पूरे गूगल में मुझे कहीं नहीं मिला इसका सॉल्यूशन। सो लास्ट में जब मैंने डीबग करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो फिर कोड बाय कोड, तो फिर मुझे पता चला कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने ये वाला फिक्स देखा तो मुझे ये काम आ गया, तो मैंने आप सबको बता दिया। ओके जी, तो ये ध्यान में रखिए। अभी ये हमारा हो गया लिस्ट स्टाइल टाइप सबका। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट ईजी है। इसमें वही टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट राइट, चेक, टेक्स्ट जस्टिफाई, यही सब मिलेगा। मैं आपको पहले दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि आप यहाँ से अपना पकड़ बना के रखेंगे। देखिए टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लेफ्ट, राइट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये क्लासेस आपको यूज़ करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होकर मिलेगी। सो यहाँ पर आते हैं और इसको लिख देता हूँ लेफ्ट, और ये हमारा बनेगा क्या, सेंटर, और ये हमारा हो जाएगा राइट, और ये हमारा हो जाएगा जस्टिफाई। अभी ये हमारा सब लेफ़्ट होकर ही दिखेगा, जो डिफ़ॉल्ट रहता है इसका लेफ़्ट होकर सब दिखेगा। बट इसमें जैसे हम लोग क्लासेस ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें मैं इसमें ना भी करूँ तो भी चलेगा, बट इसमें ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें टेक्स्ट लेफ़्ट आपको यूज़ करना है, ये हमने यूज़ किया। और सेंटर करने के लिए टेक्स्ट सेंटर, इसको कॉपी कर लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं हमें। इसको मैंने कॉपी किया और इसको किया, तीनों को सिलेक्ट करके मैंने पेस्ट किया। और बस हमें अभी चेंज करना है सेंटर वाले में, लेफ़्ट की जगह पर सेंटर लिख देंगे।
राइट वाले की जगह पर राइट लिख देंगे और लेफ़्ट वाले की जगह पर यहाँ पर जस्टिफाई लिख देंगे। उसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए और ये सब अपनी अपनी जगह पर दिखा देगी, ये लेफ़्ट में और ये राइट में, ये सेंटर में और ये जस्टिफाई होकर। तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ईजी था ये भी। अभी आपको टेक्स्ट कलर दिखाता हूँ। टेक्स्ट कलर बहुत सारे कलर है वैसे तो, बट मैं आपको कुछ कलर दिखाता हूँ, जैसे कि वाइट वाइट कलर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। अच्छा, मैं बैकग्राउंड कलर इसमें लगाकर आपको दिखा सकता हूँ। ये वाइट तो हमारा ब्राउज़र ही रहता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट वाइट लगाते हैं कलर। ये मैं आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको सेव किया, पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में ही दिखा देता हूँ। टेक्स्ट कलर यहाँ पर होगा हमारा, देखिए टेक्स्ट कलर्स, बहुत सारे कलर है, इतने सारे कलर्स हैं यहाँ पर। देखिए ये जो आपको कलर दिखा है पूरा का पूरा कलर है, इतना सारा कलर। इधर कलर का सैंपल भी आपको मिल जाता है, ये सब देखने में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको चाहिए। तो इतना सारा मैंने दिखा रहा है, मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ। बाकी यहाँ क्लासेस लिखे हुए, आप उन क्लासेस का यूज़ कीजिएगा, आपको वही वाला कलर मिल जाएगा। अभी तो हमने टेक्स्ट वाइट लगाया हुआ है, तो टेक्स्ट वाइट तो हमें दिखेगा नहीं, मतलब ये अगर हम लोग इसमें रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा वाइट वाइट दोनों हो जाएगा। लिखा हुआ है बट वो दिखेगा नहीं, क्योंकि टेक्स्ट भी हमारा वाइट है और हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है। मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ। बैकग्राउंड को ब्लैक करने के लिए BG ब्लैक लिखते हैं हम लोग और इसको सेव किया। सेव करके इसको रिफ्रेश करो, देखिए हमारा वाइट टेक्स्ट वाइट हो गया, ये हो गया। अभी हम लोग एक दो और कलर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ब्लैक आपको करना हो तो ब्लैक तो वैसे डिफ़ॉल्ट रहता है, बट इन केस अगर कहीं ना रहे तो ब्लैक को ब्लैक करने के लिए आपको टेक्स्ट ब्लैक लिखना होता है। उसी तरीके से अगर टेक्स्ट को ऊपर ट्रांसपेरेंट करना हो तो उसके लिए आपको टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट लिखना है। यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, ये सेव कर दें। सेव करने के बाद इतना पहले देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए हमें वाइट दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है और ट्रांसपेरेंट जो था हमारा वो ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से हमें दिख नहीं रहा, बट है वहाँ पर। इसके अलावा हमें बहुत सारे और भी कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि रेड 500। अब आपको यहाँ पर लिखना होता है टेक्स्ट रेड 500। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो 500 देख रहे हैं ये एक्चुअली शायद कितना जैसे कलर फीका होता जाता है या बहुत डीप होता जाता है, तो वही इसका एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गया मेरा, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये देखिए यहाँ पर ग्रे कलर है हमारे पास, जो 50 से शुरू होता है, फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। फिर हमने जब यूज़ किया वो रेड का 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। इस तरीके से कलर जो है थोड़ा सा फीका होता चलता है, फीका होता जाता है, फीका या फिर डीप होता जाता है। जितना आप नंबर यहाँ बढ़ाएंगे उतना वो कलर डीप होता जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। देखिए येलो कलर है आपके पास, ग्रीन कलर है, फिर आपके पास है ब्लू कलर, इंडिगो कलर है, उसके पर्पल है, पिंक है, बस इतना ही कलर है। ओके, आप इसके अलावा भी कस्टमाइज़ करके अपना कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट इतना कलर है जो कि काफ़ी है अभी के लिए हमारे पास। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रीन। यहाँ पर ग्रीन 700 कर देंगे इसका, ग्रीन ये हमारा 700 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ग्रीन, ये बहुत ही इजी है, बच्चों वाला काम है क्लासेस यूज़ करना और टेलविंड यूज़ करना। ये देखिए ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक में दिखाई दे रहा है क्या? देखिए मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, क्या अभी ये ग्रीन में दिखाई दे रहा हो। तो बस यही है टेक्स्ट कलर। और बाकी के जो कलर्स हैं आप यहाँ पर देखिएगा, इतने सारे कलर्स मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ से आप इन सारे कलर्स को चेक कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास समय है तो कीजिएगा अवश्य। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट ओपेसिटी है, मैं इसको करता हूँ कमेंट और यहाँ पर आइए डॉक्यूमेंटेशन में और देखिए टेक्स्ट ओपेसिटी, यहाँ पर जाइए। आप किस तरीके से करना चाहते हैं, टेक्स्ट की ओपेसिटी सेट करना चाहते हैं, कितना सेट करना चाहते हैं, ये आपको 0 से लेकर वैल्यू देता है 100 तक का। देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा है हमें। पहले तक वो इसमें कलर सेट करना पड़ेगा कि कौन सा कलर हो, और उसके बाद आप ओपेसिटी सेट करेंगे तो 0 में आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर 25 करेंगे तो थोड़ा सा दिखेगा, तो थोड़ा सा विजिबल होगा।
50 करेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा विजिबल होगा, 70 करेंगे, 75 करेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा, 100 करेंगे तो एकदम पूरा आपका ऑपेसिटी सेट हो जाएगा, मतलब पूरा विजिबल हो जाएगा। आपको क्या नहीं करना है, आपको इनहेरिट करके इस तरीके से टेक्स्ट ऑपेसिटी का यूज़ नहीं करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कैसे करना है, कुछ इस तरीके से करना है जब भी करना है। ओके, तो मैं आपको ये वाला सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ रन करके। तो हम लोग देख रहे हैं टेक्स्ट ऑपेसिटी। आप अब सारे सब मैं नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको 2-3 दिखाता हूँ, 2 दिखाता हूँ। टेक्स्ट ऑपेसिटी, ओके, और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, और एक दिखाता हूँ 20 का। आप 100 का भी देख सकते हैं। वैसे आपका अगर मन कर रहा हो तो आप पूरा का पूरा देख लीजिए। जिसमें आपको क्या लिखना था, पहले तो आप कलर डाल दीजिए कोई सा एक, में टेक्स्ट रेड 500 जो है, या फिर कोई एक कलर डालता हूँ 700 का, ये वाला कलर डाला मैंने। और इसमें हम लोग टेक्स्ट ऑपेसिटी लगा देंगे 50, मैंने इसमें दे दिया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में भी हम लोग लगा देंगे। इसको मैंने किया से कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लास, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और बस इसमें मैं इसको 20 कर दूँगा ऑपेसिटी को चेंज करके। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट करना, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। यहाँ पर अपने यहाँ पर अगर देखिए, ये हमारा 50 में है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ये 20 में तो थोड़ा सा कम दिख रहा है ऑपेसिटी की वजह से। तो ये यहाँ पर टेक्स्ट ऑपेसिटी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या है। टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन आप अंडरलाइन, लाइन थ्रू, नो अंडरलाइन, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ क्लासेस सीखते हैं। इसको करते हैं कमेंट, और टेक्स्ट डेकोरेशन देखते हैं। जो यूज़फुल है, ज़्यादा कॉमन है, यूज़ होता है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वरना है तो बहुत कुछ इसमें। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग अगर मुझे बोलेंगे तो मैं आपको इसके लिए इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बता दूंगा, मतलब प्लेलिस्ट खड़ा कर दूंगा आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को बोलना है नीचे कमेंट करके। अभी हमने पी टैग ये लिखा, ये हमारा क्या, अंडरलाइन पैराग्राफ, अंडरलाइन पैराग्राफ ये हमने लिखा। अभी इसमें हम लोग क्लास कौन सा लगाएंगे, अंडरलाइन। ये देखिए, पहले बिना क्लास का दिखाता हूँ। देखिए अंडरलाइन अभी इसमें जो हमारा टेक्स्ट है ये है, बट अंडरलाइन ये है नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये अंडरलाइन किया हुआ नहीं है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये अंडरलाइन किया हुआ नहीं है। बट इसमें अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो आप इसमें लिखेंगे अंडरलाइन, और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, ये आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। ओके, इसी तरीके से लाइन थ्रू है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और ये हमारा लाइन थ्रू। लाइन थ्रू मीन्स जो लिख कर काटा हुआ रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन थ्रू, लाइन थ्रू, ये आपको ये क्लास चेंज करना है। क्लास आपको लाइन थ्रू लिखना है, लाइन डैश थ्रू। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। देखिए आपको इस तरीके से काटा हुआ मिलेगा। नो अंडरलाइन के लिए आपको, नो अंडरलाइन का मतलब कोई अंडरलाइन नहीं है तो वो तो है ही, आप उसको एंकर टैग में देख सकते हैं, ए टैग में। इसको मैंने यहाँ दे दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लिक किया, और इसमें क्लास दे देते हैं नो डैश अंडरलाइन, और मैंने इसको कर दिया सेव। ये मेरा नो अंडरलाइन मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्लिक किया दिखेगा विदाउट अंडरलाइन, लेकिन ये क्लिकेबल है क्योंकि ये एंकर टैग है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन का काम ख़त्म। अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट ओवरफ्लो है, ये सब मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर ये दिखाता हूँ। देखिए इतने सारे बैकग्राउंड कलर है। पीजी बड़ा करते हैं थोड़ा सा इसको, बीजी ट्रांसपेरेंट है, करेंट है, ब्लैक है, वाइट है। देन कलर का जो वेरिएंट है वो यहाँ भी आपको देखने को मिले। जैसे टेक्स्ट का था, टेक्स्ट ग्रे 50, बट यहाँ पर बीजी के लिए बैकग्राउंड कलर के तो बीजी लगा दिया गया। बाकी कलर वही है, 50, 100, 200। ग्रे के लिए, फिर रेड के लिए मिलेगा, फिर येलो के लिए, फिर ग्रीन के लिए, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर पर्पल, फिर पिंक। जो यहाँ से यहाँ तक का जो रहता है वो बिल्कुल सेम है हर जगह पर। बस ये बैकग्राउंड के लिए है तो बीजी, और वो टेक्स्ट के लिए था तो टेक्स्ट। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ बैकग्राउंड कलर। सब नहीं, कुछ देखेंगे सिर्फ बैकग्राउंड। बाकी मैंने आपको कलर दिखाई दिया क्लासेस, वहाँ से आप चाहें तो सारी क्लासेस को यूज़ कर लीजिएगा। बैकग्राउंड कलर एक पी बनाते हैं पहले, उसमें लिखते हैं बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ।
अभी इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसमें अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपको बैकग्राउंड क्या हुआ नहीं दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें हम लोग बैकग्राउंड चाहते हैं तो बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ पर क्लास लिखना पड़ेगा टेलविन CSS का, जो कि है BG। और कौन सा कलर देना है, मुझे देना है रेड मैंने लिख दिया। और जो भी वैल्यू देना हो मैंने 500 लिखा, 500, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको इसमें बैकग्राउंड कलर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट कलर का भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका अगर बैकग्राउंड रेड हो और ब्लैक आपको टिक ना लग रहा हो तो टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस यूज़ करके, जैसे टेक्स्ट को मैं चेंज करता हूँ टेक्स्ट वाइट, बैकग्राउंड हमारा BG रेड हो जाएगा और हमारा टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं मल्टीपल क्लासेस यूज़ करके। ओके, मैं यहाँ टेक्स्ट वाइट हटा देता हूँ, वो तो बस ऐसे आपको दिखाने के लिए। अभी अगर आप बटन बनाते हैं कोई सा, बटन नहीं देखा हमने कभी अभी तक, ग्रीन कलर का मैं बटन बनाकर आपको दिखाता हूँ। हम लोग अभी नॉर्मली इसमें देखेंगे। सेव किया। सेव करने के बाद अभी इसको रिफ्रेश कर दें तो देखिए बटन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, इस तरीके से दिखाई देगा। बट इसमें हमें कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर। तो क्लास लिखिए इक्वल और BG और ग्रीन, और देख लीजिए कितना चाहिए आपको, इसका कितना डीप चाहिए। मुझे 600 तक का चाहिए था, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको बैकग्राउंड कलर इस बटन में मिलेगा। ये बटन अभी आपको लग रहा हो कि अरे यार ये तो बूट स्ट्रैप से बहुत घटिया सा बटन दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये खूबसूरत हो जाता है। आपको थोड़ी चीज़ें और करनी पड़ती हैं, जैसे पैडिंग वगैरह लगाएंगे तो ये, और इसमें हावर इफेक्ट वगैरह लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा दिखने लगता है। बट अभी के लिए इतना जानकारी काफ़ी है। सो ये 2 एग्जांपल मैंने दिखाया, बट एक बटन में और एक पैराग्राफ में। बट आप किसी भी चीज़ में बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं और पूरा जितना भी कलर है वो आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंटेशन देखिए यहाँ पर लगाया गया है, दिखाता हूँ मैं, कहाँ गया, ये देखिए इस तरीके से आप इन सब में लगा सकते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर। ये तो हावर हो गया। देखिए ये बटन बनाया गया है BG ग्रीन का यूज़ करके। और भी कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं जो यहाँ पर लिखा गया नहीं है, और यही इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। ये आप शो करवा रहे हैं इस तरीके का बटन जिसमें बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, आपने टेक्स्ट कट आपने वाइट लिखा और आप यहाँ पर कोड सिर्फ इतना सा लिख रहे हैं और बगल में लिख दिया डॉट डॉट डॉट। उससे अच्छा आप नॉर्मल सा बटन बनाते हैं जो इसी से मिलेगा उतना ही, तो ज़्यादा बेटर समझने में आता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन मुझे थोड़ा सा ये ऑड लगा कि आप एग्जांपल में दिखा कुछ और है, उसके लिए कोड आपने आधा लिखा हुआ है। ये तो बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो यही प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैंने ये वाला बनाया हुआ है जो कि आप अभी देख रहे हैं। ओके, सो बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया। अभी बैकग्राउंड कलर के बाद बैकग्राउंड ओपेसिटी देखते हैं, जिसमें हमें इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे टेक्स्ट का था उस तरीके से बैकग्राउंड का है। ये बस आपको यहाँ पर BG लगाना है और ये भी 0 से 100 तक आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको करते हैं कमेंट। ये वाला जो बटन था इसी पर लगाते हैं। ये जो बटन था हमारा बना हुआ, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी इसमें कलर तो रहना पड़ेगा तभी हमारा ओपेसिटी काम करेगा, वरना नहीं करेगा जी। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अभी ये इतना दिख रहा है डीप में। अब इसमें हम लोग ओपेसिटी लगाते हैं, फिर देखिएगा कि इसका कलर कैसे फीका पड़ता है। ओपेसिटी, और मैंने लगा दिया इसमें 50 का। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए ये थोड़ा सा इसमें वाइट सा आ गया, तो ये हमारा इसमें काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड ओपेसिटी। बाकी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, मैंने आपको दिखाई। इतने सारी आप इस्तेमाल कीजिएगा क्लासेस को, आप इसको और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट है और हमारा जो ज़्यादा यूज़ होता है, बॉर्डर में आते हैं थोड़ी देर में। अभी उससे पहले स्पेसिंग सेक्शन में पैडिंग और मार्जिन देखते हैं। तो यहाँ पर पैडिंग में क्लिक करते हैं और देखिए पैडिंग आपको इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी, P0, P0.5, P1, P1.5, P डैश लगा हुआ है। वो देख लीजिएगा, मैं वो जूम करके दिखाता हूँ। देखिए P-0.5, P-1, P-1.5, इसमें कितना पैडिंग होगा रैम यूनिट में, और यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। एज का ध्यान रखिएगा कि P, अगर सिर्फ P लिखा है तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से काम करेगा। जैसे P0 है तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में 0 हो जाएगा। अगर P1 है तो चारों तरफ से 1 हो जाएगा। 1 मीन्स जो यूनिट यहाँ लिखा हुआ है उतना पैडिंग होकर आपको मिलेगा। उस तरीके से
P3 लिखते हैं आप, तो ये चारों तरफ से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से इतना यूनिट पैडिंग होकर मिलेगा। और अगर आप नीचे करते हैं और नीचे इसमें बहुत यूनिट दिया हुआ है। और अगर आप नीचे करते हैं तो इसमें PPX करके पैडिंग 1PX हो जाएगा। इसमें फिर PY है, PY का मतलब होता है टॉप और बॉटम, तो टॉप में पैडिंग होगा और बॉटम में पैडिंग होगा PY का। और बाकी उसमें यूनिट दिया गया है जो भी उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको पैडिंग कम या ज़्यादा होकर मिलेगा। उस तरीके से नीचे आते हैं तो PL मिलेगा आपको, या फिर PX पहले मिल रहा है। देखिए PX का मतलब होता है लेफ़्ट और राइट से पैडिंग होगा। अगर आपको लेफ़्ट और राइट में पैडिंग चाहिए तो आप PX यूज़ करेंगे, अगर आपको टॉप और बॉटम से चाहिए तो PY यूज़ करेंगे। बाकी यूनिट यहाँ पर देख लीजिए कि किस यूनिट से कितना पैडिंग होता है। उसके नीचे और आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और देखिए PT का मतलब होता है सिर्फ पैडिंग टॉप से करेगा, पैडिंग टॉप। बाकी यूनिट यहाँ पर डिफाइन है। उसी तरीके से और भी होगा, इसमें पैडिंग R है, PR मतलब पैडिंग राइट, ये सिर्फ राइट साइड में पैडिंग करेगा। इस तरीके से PL होगा पैडिंग लेफ्ट के लिए। देखिए PB मिला पहले में, PB से पैडिंग बॉटम होगा, यानी कि नीचे की तरफ पैडिंग सिर्फ होगा। एक और बचा है हमारा PL, देखिए PL है जिसमें लेफ्ट में पैडिंग होकर मिलेगा। तो हमारे पास क्या क्या है, और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए एक P है जो कि चारों तरफ से करेगा, PY जो कि टॉप और बॉटम से करेगा, PX जो कि लेफ्ट और राइट से करेगा, PT जो सिर्फ टॉप से करेगा, PB जो सिर्फ बॉटम से करेगा, PL जो लेफ्ट से करेगा, PR जो कि राइट से पैडिंग करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा यूनिट्स, और आप अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें इसमें जल्दी से, समझ तो गए होंगे आप। यही बटन में कॉपी कर लेता हूँ, ये जो बटन है बटन में आपको पैडिंग दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा सामने से। तो ये ग्रीन करने के बजाय मैं रेड कर देता हूँ इसमें 600 का। और अभी अगर हम लोग देखेंगे, इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाता है। इसमें कोई भी पैडिंग नहीं है, मैं आपको पैडिंग देकर दिखाता हूँ चारों तरफ से। अगर चारों तरफ से पैडिंग देना तो हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। और P में कितना यूनिट देना है, मुझे 5 देना है, तो मैंने 5 लिखा, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए चारों तरफ से पैडिंग होकर आपको ये मिलता है। अगर मुझे सिर्फ लेफ़्ट से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, PL लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PL, तो इसमें मैं इसको पैडिंग लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैडिंग बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, यहाँ भी पैडिंग कर देता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा सिर्फ लेफ़्ट से पैडिंग होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये रिफ्रेश करके, देखिए ये हमारा लेफ़्ट से पैडिंग हुआ यहाँ से यहाँ तक। दूसरा वाला बटन देखिएगा, सिर्फ लेफ़्ट से पैडिंग है। उस तरीके से अगर आपको राइट से चाहिए तो यहाँ पर PR करना है, PR, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको ये राइट साइड में सिर्फ पैडिंग होकर दिखेगा, सिर्फ राइट साइड में। उसी तरीके से अगर आपको लेफ़्ट और राइट दोनों से चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ एक लिख सकते हैं, PX में आपको लेफ़्ट राइट दोनों में मिलेगा। इसको रिफ्रेश करें, इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों में। उसी तरीके से अगर आपको टॉप में चाहिए तो आप PT लिख सकते हैं, PT सिर्फ टॉप में आपको पैडिंग होकर मिलेगा, सिर्फ टॉप में। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए सिर्फ टॉप में पैडिंग होकर मिल रहा है ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारा यहाँ चला है, कि पैडिंग हमारा टॉप से होकर मिल रहा है। ओके, अभी हमारा एक बचा हुआ है पैडिंग बॉटम, तो मैं आपको PB लिखेंगे आप, तो पैडिंग आपका बॉटम से होकर मिलेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए बॉटम से हमारा पैडिंग होकर मिलता है। एक और हमारा, अगर आपको टॉप और बॉटम दोनों से चाहिए तो अलग अलग करने के बजाय आप PY का यूज़ कर सकते हैं। PY यूज़ किया, ये टॉप और बॉटम में आपको पैडिंग करके देगा, देखिए टॉप और बॉटम में, लेफ्ट राइट में नहीं। तो ये हमारा पैडिंग का गेम हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास मार्जिन भी है। तो पहले चलिए डॉक्यूमेंटेशन में लेकर चलता हूँ और जूम से हटाते हैं इसको। देखिए मार्जिन में आते हैं, और मार्जिन में भी सेम उसी तरीके का यूनिट है कि अगर आपको चारों तरफ से चाहिए तो M है, अगर आपको सिर्फ चाहिए, इसमें नेगेटिव भी है। देखिए नेगेटिव के लिए आपको -M लिखना होता है, ये आपको मार्जिन नेगेटिव में करके देगा। यहाँ पर ये यूनिट भी एक देख लीजिए, एक आपको मार्जिन ऑटो के लिए M ऑटो भी मिलता है, एक MPX मिलता है 1PX के लिए। ये सारी यूनिट्स यहाँ पर देखिए, क्लासेस आप आकर देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए MY करते हैं तो ये टॉप और बॉटम से आपको मार्जिन देगा।
उसी तरीके से MX करेंगे आप तो ये आपको लेफ़्ट राइट से देगा। उसी तरीके से MT है, MB है, ML है और MR है। ये सारे यूनिट्स हैं यहाँ पर, मतलब क्लासेस हैं यहाँ पर। बस एक बार आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, कि किस में कितने यूनिट है। उसे ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको वहाँ पर दिखेगा, आपको कम ज़्यादा करके मिल जाएगा। आपको बस याद रखना है कि ये जो हमारा यूनिट है ये 1 से शुरू होता है या फिर 0 से शुरू होता है और 0.5 इंक्रीज़ होते हुए हमारा ये जा रहा है कहाँ तक, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो चलिए मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ क्विकली। इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक बार, और ये पैडिंग का नहीं, ये हमारा मार्जिन का, पैडिंग हटा देते हैं, मार्जिन ऊपर वाला ये कमेंट कर देता हूँ, पैडिंग वाला कमेंट कर दिया। और ये मार्जिन है तो ये P नहीं होगा, पहले ये तो पैडिंग जो लिखा है ये मार्जिन कर देता हूँ, मार्जिन। सब कुछ एक साथ दिखा रहा हूँ, होपफुली आपके समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको एडिट कर दिया मैंने। देखिए M5 लिखा है, यानी कि चारों तरफ से मार्जिन चाहिए मुझे। मैंने ML लिखा हुआ है, यानी कि मुझे लेफ़्ट से मार्जिन चाहिए। MR यानी कि मुझे राइट से मार्जिन चाहिए। MT माने कि टॉप से मार्जिन चाहिए। MB मतलब बॉटम से मार्जिन चाहिए। MX मतलब लेफ़्ट राइट से चाहिए। और MY टॉप और बॉटम से चाहिए। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्जिन होकर दिखाई दे रहा है। अगर आप समझ सकते हो समझिए। ऊपर वाले में 5 चारों तरफ से है तो टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से और बॉटम से है। दूसरे नंबर में सिर्फ लेफ़्ट से है तो लेफ़्ट से मार्जिन है। तीसरे नंबर वाले में सिर्फ राइट से है तो राइट से मार्जिन है। और चौथे वाले में सिर्फ टॉप से मार्जिन है तो टॉप से मार्जिन है। और पाँचवें वाले में सिर्फ बॉटम से मार्जिन है तो सिर्फ बॉटम से है। और हमारा कितना हो गया, 5, 7 दिख रहा है यहाँ, 6 नीचे गड़बड़ कर दिया मैंने नंबर में। यहाँ पर 6 होगा, 6 और ये 7 होगा। ओके, 6 वाले में हमारा है X यानी कि लेफ़्ट और राइट से हमारा मार्जिन है। और ये जो हमारा 7 नंबर है इसमें टॉप और बॉटम से मार्जिन है। ओके, तो बस अब एक बार पकड़ लीजिए इसको, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमारा मार्जिन का गेम भी ख़त्म। इसको सेव किया। ये नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या सीखना है। डॉक्यूमेंटेशन में ये हमारा खाली एक स्पेस बिटवीन है, इसको देखते हैं। इसमें इतना सारा कुछ नहीं देखेंगे, मतलब इतनी सारी यूनिट्स सेम काम करने का तरीका बिल्कुल सही है। आपको वर्टिकली कैसे स्पेस देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वर्टिकल है ये, और फिर हॉरिजॉन्टल कैसे स्पेस देंगे वह दिखाता हूँ। दो चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ ये, और पहले तो स्पेस बिटवीन हमें देना है, बिटवीन, और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल स्पेस। फिर हॉरिजॉन्टल भी दिखाता हूँ। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक डिव मैंने बनाया, मान लीजिए इसका मैंने 1 लिखा हुआ है और 2 और 3, 2 लिखा और ये मैंने 3 दिया। इसको हम लोग अलग अलग कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कैसे देना है हमें पता है। क्लास इक्वल, इसको देता हूँ BG रेड 600 का। ओके, अब इसी को कॉपी करता हूँ, ये वाला कॉपी किया और एक बार यहाँ पेस्ट और एक बार यहाँ पेस्ट। ये रेड की जगह पर हम लोग ग्रीन कर देते हैं और यहाँ इंडिगो कर देते हैं। 666 हो गया। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको देखते हैं कि हमें दिखता कैसे है। इसको मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करना है। इन लोग वर्टिकल स्पेस देख रहे हैं, देखिए वर्टिकली हमारा, लेकिन इन सब के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है। अगर आपको स्पेस देना हो तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप मार्जिन टॉप कीजिए। इसमें आप MT लिखिए, फिर मैंने दे दिया MT3 का, फिर मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया। इसमें हमारा इसमें हमारा मार्जिन थोड़ा सा आया तो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है। फिर हमें ब्लू वाले में भी देना पड़ेगा और उसमें भी हमें दिखाई देगा। बट ये लेंदी प्रोसेस, अगर ये बहुत सारा है तो फिर ये लेंदी हो जाएगा आपका, कि ये सब में जाकर मार्जिन देना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो उसके बजाय हमें स्पेस बिटवीन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक डिव में इनको रैप कर दीजिए। इस तरीके से एक डिव बनाइए, इसको रैप कर दीजिए और इसमें पेरेंट वाले डिव में एक क्लास लगाइए। लिखिए स्पेस डैश y और डैश जितना भी यूनिट होगा उतना मैंने 5 दिया। और इसको करेंगे हम लोग रिफ्रेश। देखिए सब में इक्वली हमारा मार्जिन देकर आएगा। इसको अगर प्रॉपर्टी में देखें यहाँ पर कि स्पेस y5 का मीनिंग क्या होता है, आपको पता चलेगा।
यहाँ पर देखिए स्पेस Y5 का मीनिंग ये होता है मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। मार्जिन टॉप से और मार्जिन बॉटम से दोनों से करके ये हमें देता है, इसलिए स्पेस बिटवीन होता है वर्टिकली। टॉप और बॉटम में है तो वर्टिकली स्पेस होकर देता है। उसी तरीके से स्पेस एक्स होगा यहाँ पर कहीं, जो कि आपको लेफ़्ट राइट से मार्जिन करके देगा। देखिए लेफ़्ट और राइट से, सॉरी राइट और लेफ़्ट से मार्जिन करके देगा, तो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस बनाएगा आपका। करके दिखाता हूँ, बेटर रहेगा। ये हमने वर्टिकली देख लिया, अभी आप हॉरिजॉन्टली देखिए। हॉरिजॉन्टली में हमें बनाना पड़ेगा ऐसा जो कि हमें ये करके देता हूँ मैं, ये स्पैन टैग के अंदर में लिखना पड़ेगा, बिकॉज स्पैन टैग ही होता है जो साथ साथ में देखता है। अभी इस डिव को मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये वाला डिव हटाता हूँ और ये वाला डिव कमेंट कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्पेस देख रहे हैं, हमने बनाया हुआ है स्पैन टैग। फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा साइड बाय साइड आएगा कुछ इस तरीके से। देखिए अभी इसमें इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इसमें भी स्पेस है, बट मुझे अगर और देना हो या फिर अपना यूनिट सेट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पेस बिटवीन का। यहाँ पर इसको एक डिव में रैप कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। फिर हम लोग यहाँ पर क्लास और स्पेस डैश एक्स, क्योंकि ये लेफ़्ट और राइट से मार्जिन देता है तो ये हमारा काम हमें करके दे देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें मार्जिन करके दे देता है और एकदम इक्वल, और एक एक करके सब में जाकर करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमने यहाँ पर एक बार लिखा और ये इसके अंदर जितने भी होंगे एलिमेंट्स सबका ये स्पेस करके दे देगा। तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है स्पेस करने का। बाकी आप यहाँ से यूनिट्स पढ़ लीजिएगा, ये जो यूनिट्स हैं बहुत सारी, कि स्पेस Y1 से क्या, Y1.5 से क्या, फिर आपको देखिए X से मिला, फिर Y से मिला, फिर देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब XY ही है बट 40 तक है। फिर आपका फिर नेगेटिव में भी है, नेगेटिव स्पेस, तो इसका क्या मीनिंग होता है थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव में मार्जिन देना है तो वो कैसे देंगे, बिटवीन स्पेस नेगेटिव में देना तो वो कैसे देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे, सबको क्लासेस यूज़ करनी है और देखना है कि उससे इफेक्ट क्या होता है हमारे एलिमेंट में। ओके, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्पेस। अब मैं आपको बॉर्डर दिखाता हूँ, तो जो ज़्यादा यूज़ होती है हमारे प्रोजेक्ट्स में वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले बॉर्डर विड्थ देखिए, यहाँ बॉर्डर विड्थ में देखिए ये हमारे यूनिट्स हैं, बॉर्डर 0, 2, 4, 8। फिर बॉर्डर इसमें 10 1px का मिल जाएगा। फिर बॉर्डर टॉप से देना हो तो बॉर्डर टी, बॉर्डर राइट से देना हो तो बॉर्डर आर, मतलब बॉर्डर डैश आर। फिर बॉर्डर बॉटम में देना हो तो बॉर्डर डैश बी। फिर इसी तरीके से बॉर्डर टी है, और भी यूनिट्स देखिए जा रही, यूनिट्स आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ एक दो। यहाँ पर आना है अपने को, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बॉर्डर, और बॉर्डर में भी क्या देख रहे हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ। इसको करते हैं नीचे, और यहाँ पर बटन्स में आपको दिखाता हूँ, बटन्स बॉर्डर मैंने लिख दिया यहाँ पर। अभी अगर सिंपली हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव करके अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए हमें बॉर्डर वगैरह कुछ इसमें मिलता नहीं है। इसमें क्लिक करेंगे तो आता है, बट वैसे हमें बॉर्डर दिख रहे हैं। तो हमें बॉर्डर अगर देना हो बटन में तो हमें क्लास और बॉर्डर देना है। बॉर्डर लिखिए, उसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें बॉर्डर दिखाई था। बट आप इस बॉर्डर का अगर बड़ा मतलब थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं, आप इन यूनिट्स का यूज़ करके, जैसे बॉर्डर 4 है, बॉर्डर 3 है, जब आप सिर्फ बॉर्डर लिखते हैं तो वो चारों तरफ से होता है, ठीक है। और बॉर्डर का विड्थ तो जो होता है वो 1px का होता है। फिर अगर मैं बॉर्डर 2 कर दूँ तो बॉर्डर विड्थ मेरा 2px, बॉर्डर 4 कर दूँ तो 4px, बॉर्डर 8 कर दूँ तो 8px, इस तरह से इंक्रीज़ हो। अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट में देना है तो मैं बॉर्डर एल लिखूँगा, फिर जो भी यूनिट है हमारा वह लिखूँगा 0 1 2 3 4। 1 2 तो नहीं है, 0 के बाद शायद 2 है, और फिर 4 है, फिर 8 है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा उसको ध्यान से, ठीक है। सो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ये बॉर्डर 4 एक बार करके दिखाता हूँ, ये वाला 4 सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमें बॉर्डर 4 होकर मिलता है। फिर मैं आपको लेफ़्ट और राइट दिखाता हूँ, ये लेफ़्ट के लिए राइट के लिए। तो यहाँ पर बॉर्डर डैश एल, और ये 4 ही रहने देता हूँ। फिर ये डैश आर डैश
4, इसको मैंने सेव किया, ये मेरा बॉर्डर लेफ्ट हो गया और ये बॉर्डर राइट हो गया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा बॉर्डर लेफ्ट, तो सिर्फ लेफ्ट में आपको बॉर्डर दिखाई था, छोटा करता हूँ मैं इसको। ओके, देखिए बॉर्डर लेफ्ट था तो बॉर्डर सिर्फ लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है, बॉर्डर राइट में सिर्फ राइट में आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसमें बॉर्डर 4 में 4 px का पूरा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, 4 px या 2 px जो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा यूनिट, ठीक है। पी बॉर्डर विड्थ हो गया। अभी मैं आपको बॉर्डर, क्या था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बॉर्डर कलर, तो आपको कलर दिखाता हूँ। कलर भी वही है, आप देखेंगे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बॉर्डर लिखना होता है, फिर ब्लैक चाहिए तो डैश ब्लैक, वाइट चाहिए तो डैश वाइट, और फिर वही ग्रे 50 100, नीचे रेड भी मिल जाएगा, फिर आपको येलो भी मिल जाएगा। बस आप आगे में आपने बॉर्डर लगा दिया। जब टेक्स्ट था तो आगे में टेक्स्ट था, जब बैकग्राउंड था तो आगे में बीजी था, अब बॉर्डर है तो आगे में बॉर्डर है। बाकी ये सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ तो आपको एग्जांपल इस साइड में देखने को मिल जाता है, ये साइड में कि आपका कैसा दिखेगा कौन सा यूनिट का, तो ये भी एक अच्छा है इसमें। चलिए आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये तो बॉर्डर कलर दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये भी हम लोग बटन में देख सकते हैं। बटन में ये हमारा रेड कलर का एक बनाते हैं और एक मैं बनाता हूँ पर्पल कलर का, या फिर इसको भी रहने देते हैं। पहले एक देख लीजिए, इसमें क्लास, और पहले तो बॉर्डर आपको बनाना पड़ेगा, तो बॉर्डर मैंने 4 का बना दिया, ठीक है। नेट कलर नहीं डाल सकते, तो बॉर्डर रहेगा नहीं तब तक कलर नहीं आएगा। तो पहले हमने बॉर्डर बनाया, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये 4 का बॉर्डर देखने को मिला। अब इस बॉर्डर को मुझे कलर देना है, तो मैं इसमें कलर दूंगा। कलर के लिए हम लोग बॉर्डर, कौन सा कलर, रेड कलर देना है, तो रेड लिखा और 900 वाला। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो इसका जो बॉर्डर है वो लाल कलर में होकर आपको दिखाई देगा, 900 डीप। ओके, उसी तरीके से एक और दिखाता हूँ, पर्पल, और ये रेड की जगह पर आपको बस पर्पल लिखना है, पर्पल। और अगर आप बॉर्डर को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से सिर्फ 2 करना चाहते हैं, मैंने यहाँ 2 कर दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको बॉर्डर पर्पल होकर दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बॉर्डर रेडियस में आपको दिखाता हूँ। बॉर्डर रेडियस में देख लीजिए क्या क्या यूनिट है। एक तो बॉर्डर नन है, सॉरी राउंडेड नन है, फिर राउंडेड SM, फिर राउंडेड MD, राउंडेड LG, राउंडेड XL, और इसमें बॉर्डर रेडियस सेट है। बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है ना, पता है ना, अभी आपकी एग्जांपल में देखने को मिल जाएगा। फिर 2XL है, 3XL है, फुल है। बॉर्डर T यानी कि सिर्फ टॉप में देना हो तो बॉर्डर, सॉरी राउंडेड T, इसको मैं बॉर्डर बोल रहा हूँ लगता है। राउंडेड अगर सिर्फ टॉप से करना हो तो आप राउंडेड T लिखेंगे, अगर राउंडेड सिर्फ राइट से करना तो राउंडेड R लिखेंगे, अगर राउंडेड सिर्फ बॉटम से करना तो राउंडेड B लिखेंगे। इस तरीके से लेफ़्ट, टॉप, राइट, इस तरीके से साइज़ यूनिट यहाँ पर सब कुछ, LG की LG 2XL 3XL फुल, पूरा बहुत सारे यूनिट है। इतना यूनिट है, बस आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कुछ इसमें, बटन में ही दिखाता हूँ। बटन, बटन एक बनाया मैंने। बटन बनाने के बाद राउंडेड लिखा और इसमें क्लासेस देते हैं, क्लास इक्वल। पहले तो बॉर्डर होना चाहिए, तो बॉर्डर मैंने दे दिया 4 का। और अभी जो ये बॉर्डर है मेरा, अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये बॉर्डर मेरा देखिए इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसमें कलर दे देता हूँ, आगे आपको दिखाई देगा। बॉर्डर रेड 900 का कलर देना ज़रूरी नहीं था, बॉर्डर देना ज़रूरी था। बॉर्डर 4 या फिर जो भी यूनिट आप देना चाहते हैं कि बॉर्डर होना चाहिए, तभी आपका बॉर्डर रेडियस चलेगा। कलर देना ऑप्शनल था ताकि आपको सही से दिखे, इसी वजह से मैं कलर दे रहा हूँ। देखिए अभी हमारा ये दिखाई दे रहा है। अभी ये जो हमारा साइड में है, ऐसा जूम करते हैं, ये हमारा देखिए रेक्टेंगल है। अभी जब रेडियस देंगे इसमें, बॉर्डर रेडियस राउंडेड क्लास का यूज़ करके, तो ये हमारा जो कोने में है ये गोल गोल होता जाएगा। देखिए कि कैसे, तो यहाँ पर आपको पहले राउंडेड ये देना है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चारों तरफ से हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कोने कोने से ये राउंडेड हो गया, तो ये हो गया हमारा राउंडेड। इसी तरीके से अगर आपको राउंडेड बढ़ा देना है तो राउंडेड LG कीजिए। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, -LG, तो आपको ये बड़ा राउंडेड होकर दिखेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए आपको बड़ा राउंडेड होकर दिखता है। ये साइड में जो कोने कोने में है वो ज़्यादा गोल हो जाता है। आपको अगर फुल चाहिए, राउंडेड फुल, तो राउंडेड फुल आप यहाँ लिख सकते हैं, फुल। और इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको आप लिख दीजिए। एक्चुअली ये राउंडेड LG है और ये राउंडेड फुल है,
और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए फुल में कुछ इस तरीके से ये हो जाता है। ये फुल में छोटा कर देता हूँ इतना। ग्राउंडेड फुल में कुछ ऐसे हो जाता है। आप इसमें पैडिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं क्लासेस की। इसके अलावा मैं टॉप और बॉटम दिखाता हूँ आपको। और सिर्फ आपको टॉप में चाहिए तो आप यहाँ पर राउंडेड टॉप में चाहिए तो टी लिखेंगे। सिर्फ ये आपको राउंडेड टॉप में होकर मिलेगा, यानी कि टॉप में होगा, बाकी जैसा था वैसे ही रहेगा डिफ़ॉल्ट वाला। तो ये राउंडेड टॉप हमने किया और इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए हमें सिर्फ टॉप में राउंडेड होकर मिलता है, बाकी बॉटम में सेम है। अगर सिर्फ बॉटम में चाहिए तो वो भी काम हो सकता है, फिर लेफ़्ट में चाहिए तो वो भी हो सकता है। कि बॉटम के लिए मैंने बी लिखा राउंडेड, और यहाँ मैं ये चेंज कर देता हूँ। तो सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे। सिर्फ बॉटम में राउंडेड होकर हमें दिखाई देगा। इस तरीके से लेफ़्ट है, राइट है, सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जूम आउट कर दिया हमने थोड़ा सा। तो ये बॉर्डर रेडियस था हमारा। अभी इसको कमेंट कर दें। देखिए इफेक्ट्स सेक्शन में हमारा बॉक्स शेडो है। तो इसको देखिए यहाँ पर आपको क्या यूनिट मिलता है। आप शेडो दे सकते हैं, शेडो एसएम शेडो दे सकते हैं, बॉक्स शेडो इसमें ये प्रॉपर्टी सेट है। शेडो एमडी, शेडो एलजी, शेडो एक्सेल, 2 एक्सेल, इनर शेडो दे सकते हैं और शेडो नॉन भी दे सकते हैं। तो ये सारी हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि शेडो 2 एक्सेल देंगे तो इस तरीके से शेडो होकर दिखाई देगा। एक्सेल में इस तरीके से, एलजी में इस तरीके से, एमडी में इस तरीके से, सिर्फ शेडो में इस तरीके से, शेडो एसएम में इस तरीके से। बाकी मैं आपको यहाँ इनर वाला एक नीचे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जांपल में एक ही दिखाता हूँ, बाकी वहाँ तो आपने देख ही लिया। और इसमें आपको लिखना है बॉक्स शेडो। ओके, और एक डिव बनाते हैं। डिव हेलो लिखता हूँ मैं इसमें, हेलो। अभी हम लोग इसको सेव करें। सेव करने के बाद इसका सुपर करता हूँ। सेव करने के बाद अभी अगर इसको हम लोग रिफ़्रेश करें तो ये सिंपली हेलो दिखाई देता है। इसमें कोई भी शेडो नहीं है, हम लोग इसके लिए इसमें शेडो लगाते हैं। तो क्लास में यूज़ करना पड़ेगा कौन सा, शेडो। सिर्फ शेडो लिखूँगा तो थोड़ा सा शेडो आएगा, पता चलेगा आप लोगों को। वीडियो में पता नहीं, यहाँ तो आया हुआ है, बट अगर आप लोगों को पता चल रहा है तो बढ़िया है। आप चाहें तो इसको LG करके बड़ा कर सकते हैं। मैंने डैश LG किया तो ये बड़ा शेडो आएगा हमारा, LG। और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए बड़ा शेडो आ रहा है। तो ये हमारा शेडो हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन, इसमें ओपेसिटी है, इफेक्ट्स में ही इसको भी देख लेते हैं। इसमें ओपेसिटी सेट कर सकते हैं 0 से लेकर 100 तक। देखिए डिव में इस तरीके से ओपेसिटी आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी दिखा देता हूँ, इफेक्ट्स के अंडर में ही है ये। इसको कमेंट कर देता हूँ। ओपेसिटी और बटन बनाते हैं। एक बटन का नाम रखते हैं हेलो, कुछ भी नाम रख दीजिए। इसमें क्लास विद सिर्फ बीजी बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड इंडिगो, और इंडिगो 900 का। और इसको सेव करते हैं। पहले इतना देखते हैं कैसा दिखता है। सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे, हमें ऐसे दिखाई देता है। मैं इसका जो कलर है टेक्स्ट का उसको वाइट कर देता हूँ। इसके लिए टेक्स्ट वाइट यूज़ करेंगे। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए हमारा वाइट हो गया। इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं थोड़ा सा चारों तरफ से। तो P3 मैंने किया, ये पैडिंग हमारा देगा। अभी तक मैंने इसमें ओपेसिटी नहीं लगाया, बस मैं इसको थोड़ा सा बेहतर बना रहा हूँ। तो देखिए हमारा इस तरीके से पैडिंग हो गया। अभी मैं इसमें ओपेसिटी लगाऊंगा। ओपेसिटी कितने का लगाना है, मुझे लगाना है मान लीजिए 100 का। मैंने 100 का लगाया, मैंने सेव किया और मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो देखिए 100 का है तो वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करके चेंज करते हैं। मैं एक 50 का आपको ओपेसिटी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको 0 का दिखाता हूँ। ये 50 का हो गया। आप कंपेयर कर पाएंगे कि 0 से 50 तक में क्या होगा। मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये 100 में था तो कुछ ऐसे दिखेगा पूरा डिप, 50 में हाफ डिप, और 0 में तो ये दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर बटन है हमारा बट दिख नहीं रहा। ओके, उसका 0 ओपेसिटी होने की वजह से। तो ये हमारा ओपेसिटी हो गया। इसको कर देते हैं कमेंट। और मैं आपको दिखाता हूँ फोकस एंड हॉवर। देखिए हमारे डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पर हॉवर, फोकस और अदर स्टेट्स का सेक्शन है जिसमें हॉवर का है। आप हॉवर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हॉवर BG रेड 700 दिया गया। आप इसमें हॉवर करेंगे या आपका कलर चेंज होगा कुछ तरीके से हॉवर करने पर। ओके, हॉवर जो इफेक्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इन चीज़ों पर काम करता है। जैसे बैकग्राउंड कलर पर काम करेगा, बैकग्राउंड ओपेसिटी पर, बॉर्डर कलर पर, बॉर्डर ओपेसिटी पर, बॉक्स शेडो,
ग्रेडियंट, कलर, स्टॉप्स, ऑपेसिटी, पर रोटेट, पर स्केल, पर स्क्यू, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ऑपेसिटी, ट्रांसलेट, इन सब पर काम करेगा आपका हॉवर। ओके, फोकस है यहाँ पर, फिर फोकस को भी वैसे यूज़ किया जाता है। देखिए फोकस है, उस तरीके से आपको यूज़ करना है। आपको फोकस लिखना होता है, कॉलन लिखना होता है, फिर आप प्रॉपर्टी लिखते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट फोकस जो होता है इन सब पर काम करेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको 2 एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा। एक और टॉपिक है ब्रेक पॉइंट्स का, वो भी मुझे बताना है इसमें। तो देखिए फोकस एंड हॉवर दिखाता हूँ बटन से ज़्यादा बेटर एग्जांपल बनेगा। तो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ क्या, हॉवर। तो मैंने हॉवर इसमें लिख दिया। अभी मैं इसमें पहले बटन बना लेते हैं थोड़ा सा बेहतर। इसमें बीजी बनाते हैं ग्रीन, और इसको देते हैं 500 का। फिर पैडिंग देता हूँ मैं 3 चारों तरफ से। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये बटन दिखा। अब इसमें हॉवर इफेक्ट लगा, यानी कि माउस का आप यहाँ लेकर जाएंगे तो इसका कलर हम लोग चेंज कर देंगे रेड कलर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉवर लिखिए, फिर कॉलन लिखिए। हॉवर होने पर बीजी इसका रेड हो जाए 400 से। ये हमने कहा कि हॉवर होने पर बीजी रेड 400 हो जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश कीजिए, अभी ये ग्रीन रहेगा, इसमें हॉवर करेंगे तो ये रेड 400 हो जाएगा। देखिए हो रहा है। तो बस यही हॉवर है। और जिन जिन प्रॉपर्टी पर मैंने बताया था कि उन पर काम करेगा, तो उन पर कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना हॉवर होने पर तो वह भी हो सकता है। बॉर्डर कलर चेंज करना तो वह भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक मैं आपको फोकस दिखाता हूँ। फोकस दिखाने के लिए मुझे इसमें बटन में पहले BR लगा देता हूँ। इसमें हम लोग एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट टैग, जिसमें हम लोग टेक्स्ट रखेंगे और इसका भी नेम रख दिया मैंने। ये हमारा इनपुट, मैंने इसको मैंने सेव किया। ऊपर करते हैं। सेव करने के बाद इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे, बटन हटा देता हूँ ये वाला, ये जो बटन है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा ये नेम दिखाता है और हमारा यहाँ पर ये है, बट हमें दिखाई नहीं दे रहा। फोकस होने पर दिखाई देता है। तो बेसिकली ये हमारे यहाँ पर है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ क्लासेस पहले ऐड करता हूँ। तो क्लासेस हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। क्लास, इसका बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर 2। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये फिलहाल देखते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए हमें बॉर्डर दिखाई देता है। अब हमें पता चल रहा है फोकस करने पर ये हमारा आउटलाइन आ रहा है। इस आउटलाइन को भी थोड़ी देर में हटा दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले फोकस होने पर जो हमारा काम होना है वह देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही फोकस हो, बॉर्डर का कलर चेंज होकर रेड हो जाए। अभी बॉर्डर का कलर क्या, अभी बॉर्डर का कलर ये वाला डिफ़ॉल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये है। उसको हम लोग चेंज करा देंगे फोकस होने पर। आपको लिखना है फोकस और बॉर्डर रेड और 700, इस कलर में चेंज हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी फोकस होगा। देखिए फोकस मैं कर रहा हूँ तो हमारा ये रेड कलर में, ये आउटलाइन आ रहा है। आउटलाइन को मैं रिमूव कर दूँ ताकि आपको लाल कलर प्रॉपर दिखाई देगा। आउटलाइन, ये भी एक क्लास है आउटलाइन नन, तो इससे हमारा आउटलाइन चला जाएगा इस इनपुट फील्ड का। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ करेंगे, आपको लाल कलर में दिखाई देगा। आउटलाइन यहाँ से गायब हो गया। फोकस करेंगे, आपको लाल कलर में दिखाई देगा। फोकस करेंगे, लाल कलर में दिखाई देगा। तो ये फोकस का एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा। ओके, तो ये हो गया हॉवर एंड फोकस। अब आप ब्रेक पॉइंट्स देख लीजिए। यहाँ पर आइए और ब्रेक पॉइंट्स, ये आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। किसी भी बटन को, किसी भी एलिमेंट को अपना ब्रेक पॉइंट उसका डिफाइन करके। वेरी इजी है। दिखाता हूँ पहले डॉक्यूमेंटेशन ताकि आप इसको, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, यहाँ पर हमें ब्रेक पॉइंट्स दिए गए हैं। कोर कॉन्सेप्ट सेक्शन में ही आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का ऑप्शन मिलता है। देखिए हमें ब्रेक पॉइंट्स मिलता है SM। इसमें मीडिया क्वेरी लगाया गया है कि मिनिमम विड्थ 640 px का होगा तो SM। फिर अगर 768 का है तो MD। फिर LG के लिए 1024, XL के लिए 1280 और 2XL तक ये डिफाइन कर दिया गया है, जिसमें है 1536। ये मीडिया क्वेरी है। देखिए कि इससे होता क्या है और इसका यूज़ कैसे करना है। नीचे करते हैं और मैं यहाँ पर एक सिंपल आपको बटन बनाकर दिखाता हूँ। ये बहुत ही नॉर्मल सा कॉमन सा एग्जांपल लूँगा। क्लिक मी मैंने लिखा है इसमें। अभी देखिए इसमें कैसे आप स्क्रीन साइज़ के हिसाब से चीज़ें बदल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो भी आप डिफ़ाइन करेंगे, ये मोबाइल फर्स्ट चुकी है तो ये मोबाइल के लिए डिफ़ाइन होता है। तो मैं अगर इसमें लिखता हूँ BG रेड और 600, तो ये मोबाइल डिवाइस और मोबाइल डिवाइस से जो ऊपर रहेंगे, बिकॉज आपने ऊपर वाले के लिए कुछ रूल डिफाइन नहीं किया,
तो मोबाइल से लेकर जितने भी ऊपर हैं सब के लिए सेम रहेगा BG रेड 600। यानी कि अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये इतना है। मैं इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 3 कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये अभी इतना बड़ा स्क्रीन के लिए भी है और अगर मोबाइल स्क्रीन के लिए भी है। यहाँ पर मैं इसको रिस्पॉन्सिव वाले को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा मोबाइल के लिए है ये वाला, ठीक है। देखिए अभी हम लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन में जाते हैं Moto G4 में तो भी ये लाल ही है, ठीक है। मैं इसको रिस्पॉन्सिव में करूँ और देखिए इसको मैं छोटा करता हूँ तो भी ये उतना ही उसी कलर में है और उसी शेप में है। मैं आपको यहाँ फ़िलहाल कलर का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं विदाउट एनी ब्रेक पॉइंट, ये मोबाइल फर्स्ट होता है। यानी कि ये मोबाइल से लेकर ऊपर तक के जितने भी डिवाइसेस हैं, मतलब मोबाइल स्क्रीन का और उससे जितना भी बड़ा स्क्रीन होगा सब के लिए यहाँ अप्लाई होता है। लेकिन जैसे इससे बड़े वाले के लिए रूल आप डिफाइन कर देंगे तो फिर मोबाइल स्क्रीन और उससे जब बड़ा होगा जो आप डिफाइन करेंगे रूल, उसमें जो डिफाइन करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, समझिए कि क्या मेरा मतलब है। मेरा मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि MD, एक ब्रेक पॉइंट है ये, MD में क्या करो कि BG कलर इसका येलो 500 कर दो। तो अभी क्या होगा, अभी ये मोबाइल स्क्रीन के लिए है BG रेड, तो मोबाइल स्क्रीन में जब तक है तब तक ये रेड रहेगा। जैसे ही ये MD स्क्रीन तक पहुँचेगा, स्क्रीन साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। MD स्क्रीन मतलब क्या, MD स्क्रीन मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 768 मिन विड्थ, अगर इतना होगा तो उस केस में आपका ये वाला अप्लाई हो जाएगा। फिर MD से जितना भी बड़ा स्क्रीन का रहेगा उस सब में यही वाला दिखेगा। यानी कि कम से कम इतना होगा और इसे बड़ा चाहे जितना भी हो जाए आपको ये इफेक्ट होकर दिखाई देगा। बट ये हमारा मिनिमम के लिए, मतलब छोटे वाले के लिए। तो मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिए अभी हमारा ये मोबाइल स्क्रीन पर है तो ये आपको ये दिखाई देता है। हम इसको जैसे ही बड़ा करेंगे, जैसे MD में जाएगा ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये येलो हो जाएगा। फिर जैसे ही मोबाइल में आएगा ये हमारा रेड हो जाएगा। ये अब जितना भी बड़ा होगा हमारे येलो में दिखाई देगा। फिर अगर हम लोग बड़े वाले स्क्रीन के लिए डिफाइन कर देंगे, जैसे कि मैं LG के लिए डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, यानी कि लार्ज स्क्रीन के लिए LG के लिए मैंने डिफाइन किया BG ग्रीन 600। तो जो जब छोटे स्क्रीन पर रहेगा यानी कि मोबाइल वाले स्क्रीन पर तो ये चलेगा। जब ये बड़े स्क्रीन पर आएगा, मतलब मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन MD में, तो ये येलो चलेगा। फिर जब ये LG वाले स्क्रीन में आएगा तो ये 600 चलेगा और LG से जितना भी बड़ा होगा सब में यही चलेगा जब तक कि उससे बड़े वाले का रूल डिफाइन ना हो जाए। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी छोटा होगा तो ये रेड कलर में है, ये हमारा इतना बड़ा तो येलो, फिर हमारा ये और बड़ा होगा LG में तो ये ग्रीन हो जाएगा। अभी इससे जितना भी बड़ा होगा उसमें ग्रीन ही रहेगा, ओके। और ये स्क्रीन साइज़ यहाँ पर मेंशन है, MD मतलब क्या, LG मतलब कितना और XL मतलब कितना। तो ये हमारा हो गया ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करके आप कैसे चीज़ें बदल सकते हैं। होता है ना कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई सा एलिमेंट है जो छोटे स्क्रीन पर लेफ़्ट राइट में है और जब बड़े स्क्रीन पर लेफ़्ट राइट में है और छोटे मोबाइल में जाता है तो टॉप और बॉटम में हो जाता है। तो वह काम आप इस ब्रेक पॉइंट से कर सकते हैं। या फिर आपको टेक्स्ट साइज़ अगर छोटा बड़ा करना हो स्क्रीन साइज़ के हिसाब से तो वह भी कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी देखिए ये हमारा स्क्रीन साइज़ के हिसाब से बड़ा और छोटा होगा। तो पहले इसका हम लोग एक प्रॉपर साइज़ दे देते हैं मोबाइल के लिए। तो ये हमारा देखिए 2XL मैंने मोबाइल स्क्रीन के दिया। अभी सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के लिए हमने डिफाइन किया, उससे बड़े वाले के लिए नहीं। तो ये सभी के लिए अप्लाई होगा, यानी कि छोटा वाला किया तो छोटा से लेकर बड़ा तक का होगा। अगर जब बड़े वाले के लिए कर देंगे तो छोटा से बड़ा तक आएगा और फिर बड़े से बड़े वाले में जो रूल होगा वह, और उससे जब बड़ा होगा तो उसमें आएगा। नहीं समझ में आया, देखिए एग्जांपल में दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ये जो हमने डिफाइन किया ये मोबाइल स्क्रीन के लिए है बेसिकली, बट उससे बड़े स्क्रीन के लिए कोई रूल डिफाइन नहीं है तो ये सभी स्क्रीन के लिए माना जाएगा। और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इतना बड़ा दिखाई देगा। अब चाहे आपका स्क्रीन इतना छोटा हो या फिर इतना बड़ा हो आपको यही दिखाई देगा। बट जैसे हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसमें डिफ़ाइन किया MD, और MD में कह रहा हूँ कि टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 5XL का हो जाना चाहिए जब ये MD वाले स्क्रीन पर चलेगा। तब जब ये छोटे वाले स्क्रीन पर रहेगा तो यही रहेगा। जब ये MD स्क्रीन में आएगा तो ये हो जाएगा, और MD से बड़ा होगा तो भी ये यही रहेगा क्योंकि उससे बड़े वाले का कोई रूल डिफाइन नहीं है अभी तक। इसको रिफ्रेश करते हैं, यह अभी इतना बड़ा है, और जब हम लोग इसको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर जाएंगे तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा। स्क्रीन साइज़ इसका 2XL हो जाएगा।
और अभी आप बड़े स्क्रीन पर जाते हैं तो अभी ये बड़ा हो जाता है। आप चाहे जिसको जितना बड़ा कर लें, अब ये इतना ही रहेगा 5 एक्सेल। लेकिन अब आप बड़े वाले स्क्रीन के लिए कोई रूल डिफाइन कर देते हैं MD से बड़े वाले के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर LG के लिए डिफाइन करता हूँ कि टेक्स्ट क्या कर दो 9 एक्सेल। तो ये छोटे वाले स्क्रीन में 2 एक्सेल रहेगा, जब MD में आएगा तो 5 एक्सेल, और जब LG में जाएगा तो 9 एक्सेल। और 9 LG से बड़े वाले स्क्रीन के लिए भी ये 9 एक्सेल ही रहेगा, क्योंकि उससे बड़े वाले के लिए रूल हमने डिफाइन नहीं किया। इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी ये LG में है तो बड़ा है, अभी जब ये MD में आएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जब ये और छोटे वाले स्क्रीन में आएगा तो ये और छोटा हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आप ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करके चीज़ें रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और ज़्यादा होता है ना, मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ा सा हमें बड़ा दिखने लगता है, फ़ॉन्ट कहीं छोटा हो जाता है, कोई इमेज हमें छोटा या बड़ा करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इससे कर सकते हैं। सो गाइज़, ये था हमारा पूरा कंप्लीट नहीं कहूँगा, ये तो बहुत ही कम है टेलविन CSS के मामले में, क्योंकि हमने इसमें कस्टमाइजेशन नहीं देखा और हमने एक्सटेंड कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखी, कस्टम CSS कैसे लिखना वो सारी चीज़ें देखी। कोई बात नहीं, मगर फिर बिगिनर के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप सिर्फ बिल्ट इन क्लासेस को भी यूज़ कर लेते हैं तो भी आप एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना सकते हैं टेलविन CSS का यूज़ करके, यूनिक सा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना स्किल और बेहतर बनाएंगे, और इस डॉक्यूमेंटेशन को आप ज़रूर से रीड कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, और इसको सर्च करना बिल्कुल आसान है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने कहा कि क्विक सर्च के लिए Ctrl K प्रेस करें, तो आप Ctrl K प्रेस कीजिए और आपको जो भी चाहिए, जैसे मुझे पैडिंग चाहिए, पैडिंग मैंने यहाँ लिखा और हमने इंटर प्रेस किया, तो पैडिंग का मुझे सब कुछ यहाँ जानकारी मिल जाएगा। अगर मुझे मार्जिन जाना, Ctrl K प्रेस कीजिए और मार्जिन लिखिए, तब मार्जिन के लिए आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही आसान कर दिया सर्च करना इन्होंने, बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने कीवर्ड इसमें डाला हुआ है। तो ये हमारा टेलविन CSS है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें थी, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाऊँ, थोड़ा सा अगर मैं जूम कर सकूँ, ये कोर कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी चीज़ें थी हमारी। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन था, थीम था और प्लगइन्स थे, फिर हमारा लेआउट कैसे बनाना है वेबसाइट का वह भी हमारा यहाँ पर था। फिर फ्लैग्स हमने नहीं देखा, ग्रिड एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने नहीं देखा, और कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें अभी यहाँ पर हमने रहने दिए हुए हैं। अगर आप कहेंगे कि ये जो फ्रेमवर्क है अच्छा है और आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, इसको आप सीखना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं इसका फुल कोर्स आपको बना कर दूंगा। एक पूरा प्लेलिस्ट इसका हम लोग क्रिएट करेंगे, और हर एक चीज़ जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं उसको ठीक से समझेंगे, एकदम डिटेल में, लंबे लंबे वीडियोज़ में। सो उम्मीद करता हूँ कि टेलविन CSS आपको ये पढ़कर अच्छा लगा होगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये पूरा कोड जो भी मैंने अभी लिखा और जो स्टेप्स मैंने बताए इंस्टॉलेशन के, वो सारे आपको GitHub में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।